दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, कम समय में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आपको कराया जाएगा। विश्वास करिए, अगर आपको मैं कहूं कि सिंपल 1-2-3 वीडियो में पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को समराइज करके आपको दे दिया जाए यूट्यूब पर बिना किसी हेडेक के, तो कैसा रहेगा। आपको कहा जाए कि पूरी की पूरी मिडावल हिस्ट्री सिर्फ 2 क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। क्लास खूब लंबी रहेगी, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी मिडावल हिस्ट्री एक छोटा सा पॉइंट्स भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा और पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन पैकेज है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बेशक आपके एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होने वाले हैं या कोई भी एग्जाम होने वाला है, देखिए स्टैटिक पॉइंट वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और इस तरह के जो वीडियोस दिए जाएंगे ये सुबह के 10 बजे आपको स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, देखिए कोई भी एग्जाम देंगे, लेकिन आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, मैं कहूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये तो फिक्स होते हैं ना, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होते हैं ना। हां, ये अलग चीजें हैं कि आपके कोर्स में पर्टिकुलर एग्जाम में हो सकता है, अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा, बाकी का पोर्शन थोड़ा कम आएगा, ये चीजें होती हैं। आप अगर यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पॉलिटी का सेगमेंट ज्यादा आएगा, बाकी की चीजें थोड़ी कम आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सभी चीजें होती हैं। तो यहां पर कम से कम लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिनों के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाए, उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाए, अगले 10-12 दिनों में आपकी ज्योग्राफी समाप्त हो जाए। तो कैसा रहेगा ये सेशन, ठीक है। 10 बजे ये सेशन आपको स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ज्वाइन करते हैं इस सेशन को। कैसे हमने हिस्ट्री को एकदम समराइज करके आपको पढ़ाता हूं, आपको खाली ध्यान देना है और मेरे इस लेक्चर सीरीज को सुनना है, ठीक है। चलो प्राचीन इतिहास से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही प्राचीन इतिहास की बात आती है, आपके सामने 2-3 तरह के सवाल आते हैं। प्राचीन इतिहास में सर किस चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि इतिहास क्या होता है, बीती हुई घटनाओं के बारे में बताता है। इतिहास क्या, ये बीती हुई घटनाओं के बारे में बताता है। और प्राचीन इतिहास यानी जो बहुत पहले समय पहले बीत चुका है, उसको प्राचीन इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। उसके अलावा भी दोस्तों यहां पर एक और शब्द आपको देखने को मिलता है, आद्य इतिहास। आद्य इतिहास जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री का नाम देते हैं। इस प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, कह जिस काल में लेखक के साक्ष्य तो मिलते हैं परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब अभिलेख मिला है, कोई ना कोई प्रमाण मिला है, मतलब कुछ ना कुछ हमें मिला है, लेकिन हम उसकी भाषा को पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी जो सभ्यताएं हैं, ऐसे समय का जो इतिहास है, उसे आद्य इतिहास का नाम दिया जाता है। आपके मन में आ रहा होगा सर, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मुद्राएं मिली हैं, जो कुछ भी मिला है, उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। वो इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज है कि अभी तक उसको किसी ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मान सकते हैं कि आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री में वो समय आते हैं। करा जिस काल में लेखक के साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है, ये और भी पुराना काल है, जिसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। सबसे पुराना काल कौन सा काल, जैसे अगर हम बात करते दोस्तों किसका, अगर हम बात करते भीमबेटका की गुफाओं में रहने वाले आदिमानव का, या ऐसे आदिमानव जो घूम टहल कर अपना जीवन बिताते थे, शिकार करते थे, जिनके बारे में अभी हमें कोई लेख नहीं प्राप्त हुआ है, किसी ने उनके बारे में कुछ लिखा नहीं है। हां, कुछ औजार वगैरह प्राप्त हुए हैं जिनको देखकर हम कल्पना करते हैं कि किस किस समय के औजार हैं। तो जहां से लिखा हुआ कुछ मटेरियल नहीं मिलता है वो प्रागैतिहासिक काल, जहां से मिलता है हम पढ़ नहीं पाते हैं वो आद्य ऐतिहासिक काल, और जिस कालखंड के चीजों को हम पढ़ पाते हैं, हम समझ पाते हैं, वो आपका ऐतिहासिक काल में आ जाता है, ठीक है, जिसे हम पढ़ पाते हैं। लिख रहा मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से क्या है, उपलब्ध है, जिसके बारे में कुछ लिखा गया हो और उसका ज्ञान हमें हो गया हो। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। ये इतिहास के बारे में है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा होमो सैपियंस का, नाम सुना है कि नहीं, आपने नाम सुना होगा होमो सैपियंस का।
दोस्तों होमो सैपियंस क्या होते हैं? ये वैसे कहा जाता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। कभी आपसे परीक्षा में पूछे तो आप ध्यान दीजिएगा, होमो सैपियंस जो है ये क्या है? मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम है। और अगर हम इनकी बात करें तो ये लगभग आज से 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व इनका आगमन हुआ था, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो कौन रहे? कपि रहे हैं, ठीक है। बाद में धीरे धीरे ये मानव का रूप जो आज आपको देखने को मिल रहा है ये हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। एकदम इत्मीनान से आप हिस्ट्री को पढ़िए, एकदम इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, टेंशन फ्री होके पढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ाता हूं, मेरी आदत रही है, क्योंकि आपके पास समय नहीं और ये बैच आपका एक्सप्रेस बैच है, ठीक है। तो आपको भी आदत बनानी होगी हमारे साथ थोड़ा तेज चलने की। मैंने अभी तक कुछ खास नहीं बताया, ठीक है। चलो आगे बताता हूं दोस्तों आपको। करा शिकार, अगर हम शिकार की बात करें, यानी जो आदि मानव लोग थे ये शिकार कैसे करते थे? दोस्तों ये पत्थरों का औजार बनाते थे, उन्हीं औजारों से शिकार किया करते थे। बाद में इन्हें ज्ञान हुआ कि हम पत्थरों को और भी नुकीला बना सकते हैं और भी डिजाइन उसको दे सकते हैं जिससे ये शिकार करने में आसानी हो जाएगी। तो आगे क्या किए हैं? आगे एक अलग युग मिलेगा जहां पर पत्थरों की एक अजीब डिजाइन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कुल मिला जुलाकर अगर हम शिकार की बात करें तो शिकार एक कैसे करते थे? पत्थरों से करते थे, ठीक है। करा शिकार पूर्व पाषाण युग के मानवों की जीविका का मुख्य आधार था, क्योंकि इनको और किसी के बारे में ज्ञान नहीं था, इनको खेती करना नहीं पता था, ये सब कुछ नहीं पता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनको कुछ ज्ञान नहीं था, इसलिए शिकार पर ही निर्भर थे। जब भूख लगती थी शिकार करते थे और शिकार करके ये कच्चे मांस को खा जाया करते थे। क्यों? क्योंकि इसके पहले इनको आग की जानकारी भी नहीं थी। देखिए आग की बात करते हैं तो यहां से दो प्रश्न पूछता है आपसे परीक्षा में। एक पूछता है कि आग की जानकारी मनुष्यों को कब हुई? तो दोस्तों आग तो पहले से रहा होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने आग ही नहीं देखा होगा, ठीक है। आग तो पहले से रहा होगा। हां ये अलग बात है कि किसी ने आग का प्रयोग करना नहीं सीखा होगा, ठीक है। आग उत्पन्न करना लोग नहीं जानते थे, तो आग का प्रयोग करना याद रखिए। अगर हम बात करते हैं प्रयोग की, ठीक है, तो ये नव पाषाण काल से शुरू होता है, ठीक है। पाषाण काल मतलब पत्थरों का युग। पाषाण माने क्या होता है? पत्थर, पत्थरों का युग। और उस पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। उसमें से जो सबसे नवीनतम है वो है नव पाषाण काल, इसके ऊपर है मध्य पाषाण काल, उसके ऊपर है पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो याद रखिए आग की जानकारी मनुष्य को पूरा पाषाण काल से ही थी, लेकिन इसका प्रयोग व्यक्ति नहीं जानता था। ये आदिमानव जो थे ये इसका प्रयोग नहीं जानते थे, इसका प्रयोग करना वो नव पाषाण काल से शुरू किए, ठीक है। तो लिख रहा है कि शिकार जो था ये पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण युग की क्या थी? एक विशेषता थी और यही एक जनाधार था। कहा आग का आविष्कार, आविष्कार मतलब लोगों को जानकारी, तो जानकारी पूरा पाषाण काल से थी लेकिन प्रयोग नव पाषाण काल से हुआ, तो उसको भी याद रखेगा। इसके अलावा नव पाषाण काल से संबंधित 2-3 तथ्य और याद रखें जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि नितिन सर एकदम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएं, जो भी टीचर आपके साथ ऐसे पढ़ाता है जान लीजिए आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। आपको पूरा जीएस पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, और आपके पास समय का अभाव है, ठीक है। ये छोटा सा एग्जाम है, चुटकी में निकल जाएगा, विश्वास करो, ये छोटा सा एग्जाम है, चुटकी में निकल जाएगा। आप भरोसा करते हो नितिन सर पे ना, बहुत भरोसा करके आपने कोर्स को परचेज किया होगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको वर्दी कैसे पहनानी, ये मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि जिद मैंने ठानी है, आपने शायद नहीं ठानी, लेकिन मेरी जिद है, मैं आपको वर्दी पहना के ही छोड़ूंगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं यहां से। तो लिख रहा है पूरा पाषाण काल। इसके अलावा याद रखिए नव पाषाण काल में जब आग का प्रयोग मानव ने शुरू किया, तो नव पाषाण काल में 3 चीजें, एक तो लोगों ने आग का प्रयोग सीख लिया, दूसरा लोगों ने पहिए का आविष्कार कर लिया। और जब पहिया बना लिया, पहिया कैसा होता? गोल गोल होता ना, तो जब लोगों ने पहिया बना लिया तो धीरे धीरे क्या किया? उसके माध्यम से काम आगे बढ़ा। शुरुआती दौर में जैसे अगर कुम्हारकारी की बात करते हैं, ठीक है, कुछ बनाने वगैरह का, तो वो सब भी काम यही शुरू हुआ। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कृषि की बात करूं तो कृषि की शुरुआत भी कहां से शुरू होती है? नव पाषाण काल से शुरू होती है। जरा इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। दोस्तों मैं इसलिए भी थोड़ा सा तेज लेके चल रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, यानी 90% लोग ऐसे होंगे जो कभी न कभी इतिहास पढ़ चुके होंगे। अगर बहुत स्लो मोशन पढ़ाऊंगा आप परेशान हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो आप यहां हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अगला दे रहा दोस्तों मनुष्य में अस्थाई जीवन। देखो अस्थाई जीवन माने क्या? यानी मनुष्य घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। मनुष्य पहले क्या था? जो आदि मानव हुआ करते थे वो घूम टहल कर रहते थे, उनका कोई एक अस्थाई निवास नहीं हुआ करता था।
क्यों नहीं होता था, उसके पीछे एक रीजन हुआ करता था। एक बात बताओ, अगर हम मनुष्यों की बात करें, ऐसे मनुष्य जो जानवरों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं, तो जब वो शिकार करना शुरू करेंगे तो अकेले तो मनुष्य होते नहीं थे, उनके साथ पूरा का पूरा एक कबीला होता था। मान लो एक कबीले 10, 20, 100, 50 लोगों के होते थे, तो जहां कबीला पहुंचता था अगल बगल के जानवरों को मार के खा जाता था। जब जानवरों को मार के खा जाता था तो जानवरों को भी भय था कि वो जल्दी से इन आदिमानव से क्या हो जाए, दूर भाग जाए। तो ये जितना मतलब उनके जहां इनका झोपड़ी वगैरह बनता था, रहने का जो स्थान इनका होता था, वहां पर से क्या होते थे, जो आसपास के जानवर थे ये दूर भाग जाते थे। तो मजबूरन इनको स्थान छोड़कर एक नया स्थान तलाशना पड़ता था। इसलिए इनका जीवन जो था वो अव्यवस्थित जीवन था। जब धीरे धीरे लोगों ने क्या कर लिया, खेती की तरफ आना शुरू किया, मतलब धीरे धीरे लोगों ने पहले आपने सुना होगा सबसे पहले जौ का उगना शुरू हुआ, ठीक है, जौ को प्राप्त किया, फिर गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सब के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जब लोगों ने कृषि कार्य में अपने आप को लगा लिया, तो जब किसी व्यक्ति का एक खेत निश्चित हो जाएगा तो व्यक्ति अपने खेत को छोड़ के कहां जाएगा, व्यक्ति उसी के आसपास के किसी क्षेत्र में जाके रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों लोग अस्थाई जीवन जीना शुरू किए। अस्थाई जीवन की बात करें तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, याद रखेंगे, क्योंकि लोग कृषि कार्य से जुड़ गए थे और खेती मतलब एक फिक्स उनका क्या हो गया, एक स्थान हो गया जहां पर वो क्या करेंगे, अनाज को उगाएंगे। इसके लिए जरूरी था कि वो अस्थाई निवास करें, यानी एक जगह रुकने के बाद धीरे धीरे कुछ जो सामान्य जानवर थे वो इनके साथ घुल मिल गए। जैसे अगर हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ता बहुत जल्दी मनुष्यों के साथ घुल मिल जाता है, और अदर जानवर नहीं उतने जल्दी घुल मिल पाते हैं, लेकिन कुत्ता जल्दी घुल मिल जाता है। यही रीजन रहा होगा कि इन्होंने सबसे पहले कुत्ते को क्या बनाया, अपना पालतू पशु बनाया। तो यह भी एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछता है। लिख रहा है मनुष्य में अस्थाई निवासी प्रवृत्ति का विकास नवपाषाण काल में हुआ और सबसे पहले उसने कुत्ते को अपना पालतू बनाया। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं जाएगा तो जाएगा कहां। चलो आगे देखते हैं। लिख रहा है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। पीछे कम ध्यान दिया करिए, मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान देना आपको, ठीक है। सबसे पहले मनुष्यों ने किसका इस्तेमाल किया, सबसे पहले दोस्तों मनुष्यों ने तांबे का इस्तेमाल किया, ठीक है, तांबा धातु। अगर आपके मन में आता है लोहे वगैरह की बात, ठीक है, तो याद रखें लोहे का अभी तक कोई जो प्रमाण है वो अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कुछ समय के लोग लोहे के बारे में जानते हो, लेकिन हमारे पास अभी कोई प्रमाण नहीं है, और जब तक प्रमाण न हो तब तक किसी बात को माना नहीं जा सकता, ठीक है। लोहे का जो सबसे लेटेस्ट प्रमाण मिलता है वो लगभग 900 बीसी में मिलता है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी बीसी मतलब ईसा पूर्व। 900 ईसा पूर्व में जाकर के लोहे का प्रमाण मिलता है, जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता। एक बात बताओ, लोहे के जो प्रमाण मिले हैं वो अतरंजी खेड़ा हो गया, हस्तिनापुर हो गया, ऐसे स्थानों से लोहे के प्रमाण मिले। एक बात बताओ, आप मानते हो ना कि महाभारत से पहले रामायण था? अगर महाभारत से पहले रामायण नहीं था तो कैसे हनुमान जी महाभारत में आ गए थे? इसका मतलब ये सत्य है कि महाभारत से पहले रामायण हो चुका था, यानी श्री कृष्ण भगवान के जीवन से पहले श्री रामचंद्र जी आ चुके थे। अब श्री रामचंद्र जी लंका तक गए, पूरी सेना लेकर गए, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी, मतलब कुछ ना कुछ लोहे का तो रहा होगा, यानी 900 बीसी के पहले कुछ ना कुछ लोहे का था, हाँ? लेकिन वो प्रमाण हमारे पास अवेलेबल नहीं है। खैर एक अलग बात है, अगर उसको देखा जाए तो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो यहां याद रखेंगे मनुष्यों ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया, तो याद रखिए तांबे का इस्तेमाल किया। इसीलिए कभी कभी प्रागैतिहासिक काल के बाद का जो समय आता है, ठीक है, प्रागैतिहासिक माने समझ गए ना, यानी एक ऐसा काल जिस समय मतलब कुछ लेख वगैरह नहीं मिलते हैं उस समय के, ठीक है, बस इसके बारे में लोग कल्पना करते हैं, प्रागैतिहासिक काल। तो उस समय की बात करें तो ये प्रागैतिहासिक काल के ठीक बाद का काल कहा जाता है ताम्रपाषाणिक काल। क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाणिक। क्यों? क्योंकि यहां पर याद रखे तांबे का उपयोग करना लोग सीख गए थे। बाद में दोस्तों इसी तांबे में लोगों ने टीन मिला दिया। क्या मिला दिया? टीन, और ये बन गया कांसा। क्या बन गया? कांसा। इसीलिए दोस्तों कांसे का प्रयोग किया गया है हड़प्पा काल में। कहां पर? जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से, वहां पर कांसा का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए कभी कभी हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ दे कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, लौहयुगीन सभ्यता, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो आप क्या बताएंगे? बताइएगा कांस्ययुगीन। क्यों? क्योंकि तब लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे लिख रहा है कृषि का आविष्कार। अरे यार आविष्कार माने क्या? पहली बार लोग खेती
पूर्ति करने जा रहे थे। ये कब हुआ? नवपाषाण काल में। तभी तो मैंने बताया कि लोगों ने अस्थाई जीवन जीना भी यहां पर शुरू कर दिया। तो लिखिएगा कि कृषि का आविष्कार कब हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। देखिए आपके क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो अगले ज्यादा नहीं 1 हफ्ते के अंदर आपका पूरा हिस्ट्री मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। बस आप लगातार हमारी क्लासेस देखते रहो, समझते रहो। कोई भी दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है, आप कमेंट करना, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। कहीं पर अगर आपको नहीं समझ में आएगा दोस्तों आप पूछना जरूर। अगर आप पूछोगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी चीजें। आपको पूछना है, मैं आपको खुद आपका डाउट क्लियर कराऊंगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहेगा। समझना, मैंने क्या कहा, यह हमारी जिद है आपको वर्दी दिलाना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप वर्दी कैसे पाओगे? आप वर्दी कैसे पाओगे? मुझे इसका कोई मायने नहीं कि आपने फीस दिया और आए। मुझे आपकी वर्दी चाहिए, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वर्दी चाहिए। वर्दी दोगे कि नहीं ये बताओ? कसम खा लो वर्दी देंगे, नहीं तो मुंह नहीं दिखाना मेरे पास, ठीक है? और मैं खुद भी नहीं दिखाऊंगा अगर वर्दी दिला नहीं पाया। मतलब क्या यार, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आकर के इस छोटे से एग्जाम को, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। इतने छोटे से एग्जाम को अगर क्वालिफाई ना कराया जा सके तो बेकार है सब कुछ। आप देखना कैसे सब कुछ होता है। चलो आगे देखिए, यहां करा कि पाषाण लिखेगा। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में चर्चा किया रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे दोस्तों, ये कौन थे? याद रखिए, ये भूगर्भवेत्ता थे। भूगर्भवेत्ता वह व्यक्ति होता है जो पृथ्वी के अंदर यानी भू यानी भूमि यानी पृथ्वी, गर्भ यानी उसके अंदर के बारे में जानकारी पता करता है, ठीक है? तो ये बहुत बड़े भूगर्भवेत्ता थे और इनको ये जाता है श्रेय। आगे देखिए, करा कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? मानव मतलब क्या है? मानव का अर्थ यह है कि भारत में वो कौन सा स्थान है जहां पर सबसे पहले मानव ने अस्थाई बस्ती बनाकर अपना निवास किया। सबसे पहले पूरे भारत में, ये पूरे भारत, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक की बात कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ठीक है? इधर आप पूर्वोत्तर भारत से लेकर के इधर आप जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान तक की बात कर लो। सबसे पहले मानव ने अस्थाई जीवन की शुरुआत कहां से किया? तो नर्मदा नदी घाटी जो है, जो भारत में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जाती है, अरब सागर में जाके मिलती, नर्मदा और ताप्ती, याद रखिएगा। भ्रंश घाटियां कहा है? भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं दोनों, एस्चुअरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखे दे रहा है कि ये कहां पर, तो याद रखिए नर्मदा घाटी, और वहां पर एक जगह हथनौरा, ठीक है? तो उसको भी याद रखेगा। आगे देखिए दोस्तों, वैसे नर्मदा घाटी याद रखेगा, यहां से मिले। लिख रहा है आगे कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के जो प्रमाण मिले वो किस स्थान से मिले? मतलब उस स्थान से पाषाण कालीन सभ्यता का भी प्रमाण मिला है, और आगे चल के जो हड़प्पा सभ्यता आता है, हड़प्पा सभ्यता, उसका भी प्रमाण मिला है। वो कौन सा स्थान है? वो स्थान हमारे भारत में अब नहीं है, पहले भारत का हिस्सा था। मेहरगढ़ का नाम सुना होगा, ठीक है? मेहरगढ़ से दोस्तों धान का भी प्रमाण मिला, सबसे पुराने धान का प्रमाण मिला मेहरगढ़ से, ठीक है? तो याद रखिए वह स्थान था मेहरगढ़, जहां पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के प्रमाण मिले। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा समझ में, यार टेंशन मत लेना। आगे देखो, कर हड़प्पा काल में पशुपालन के प्राचीन प्रमाण कहां से मिले? ठीक है, सॉरी हड़प्पा में नहीं, मध्य पाषाण काल में, हड़प्पा में नहीं। हड़प्पा में पशुपालन की बात करें तो लोगों के यहां नगरीय व्यवस्था थी और पशुपालन भी होता था, लेकिन ऐसे पशु होते थे जिनसे दूध वगैरह मिल जाता है, जैसे गाय बैल, इन सब के प्रमाण मिले। हालांकि गाय का कहीं चित्रण नहीं किया गया है, घोड़े का भी चित्रण नहीं किया गया, लेकिन एक दो स्थान से घोड़े के अवशेष भी मिले, ठीक है? इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मध्य पाषाण काल की बात करें और पशुपालन की बात करें तो याद रखिए आदमगढ़ एक जगह है, वहां से इसका प्रमाण मिला, आदमगढ़ से, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग में लाया? मैंने आपको शुरू में बता दिया, जौ। पहले लोग इसको यौ बोला करते थे, क्या बोलते थे? ठीक है, इसको क्या बोलते थे? यौ कहा जाता था, जौ या यौ, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चारकोलिथिक युग, अब देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया चारकोलिथिक माने क्या होता है? चारकोल माने होता है तांबा, क्या हो जाता है? तांबा, यानी ताम्र पाषाण युग को, ताम्र पाषाण मतलब जब लोगों ने तांबे का जो है प्रयोग शुरू किया था, ठीक है? तो याद रखिएगा इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है?
चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहा हूं, एक चैप्टर को समराइज करके क्या क्या आपसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जा रहा है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए लिख रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, परीक्षा में पूछता है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम सुना है, अलेक्जेंडर कनिंघम, इसी को भारत में क्या कहा जाता है, पुरातत्व का जनक कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, भारत के लिए किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, पूछ रहा है वह कौन सा स्थान है, कौन सा शिलाश्रय, शिलाश्रय मतलब शिलाधन आश्रय, शिलाधन आश्रय, शिला माने चट्टान पत्थर, आश्रय माने रहने का स्थान, ऐसा कौन सा स्थान था जहां पत्थरों को काट के लोग रहने के लिए स्थान बनाए थे। तो जाहिर बात है पत्थर काटोगे तो गुफा बन जाएगा। तो पूछ रहा है कि कहां पर सबसे ज्यादा गुफाएं हैं, वो स्थान कौन सा है। दोस्तों स्थान है मध्य प्रदेश में, एक जगह है भीमबेटका की गुफाएं, याद रखेगा वहां बहुत सारी गुफाएं हैं और वो स्थान कहां से संबंधित है, वो पुरापाषाण काल से संबंधित है। कहोगे पता कैसे चला, अगर कभी आप जाएंगे भीमबेटका की गुफाओं पर तो उसके दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए हैं जो उस काल के बारे में बताते हैं। ठीक है, ऐसा पता चला है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आगे दोस्तों देखिए करा पेबुल उपकरण। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कई बार, पेबुल उपकरण हो गया, चापर चापिंग हो गया, हैंड एक्स हो गया, तमाम इस तरह के उपकरणों का नाम आता है परीक्षा में। तो ये किससे संबंधित हैं, तो इनका एक युग याद रखिए, ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। पेबुल उपकरण जो है ये किससे संबंधित है, निम्न पुरापाषाण काल से, सब आपको बताया गया है। ठीक है, माइक्रोलिथिक औजार, माइक्रोलिथिक मतलब माइक्रो माने होता है छोटा कर देना, माइक्रो माने छोटा कर देना। जैसे आपने देखा होगा पहले मेमोरी कार्ड खूब बड़े बड़े आते थे, मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड होता है, फिर धीरे धीरे वो छोटे होते चले गए। तो माइक्रोलिथिक यानी छोटा, यानी औजारों का एक अलग तरीके का समूह, एक अलग ही रूप देखने को मिला जहां नुकीले धारदार औजार बनाए जाते थे। तो ये लोगों ने धीरे धीरे सीखा। पहले लोग नॉर्मल पत्थर के औजार बनाते थे, बाद में लोगों ने उसे नुकीला किया, पालिश मारा, बहुत कुछ किया उस पर। ठीक है, बाद में लोगों ने तांबे को भी लगा दिया, पत्थरों के साथ जोड़ दिया, तभी तो ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। तो याद रखें माइक्रोलिथिक औजार ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। कब, मध्य पाषाण काल। नवपाषाण काल का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि नवपाषाण काल में पशुओं के साथ मनुष्यों ने दोस्ती कर लिया, सबको मारकर खाना बंद कर दिया, हर किसी का शिकार बंद कर दिया, अस्थाई जीवन जीना शुरू कर दिया, अस्थाई निवास बना दिया, अपना घर बना लिया, खेती बाड़ी करने लगे, ये सब कार्यों में आ गए। ठीक है, अभी पहला चैप्टर चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है और आज मैं बहुत सारे चैप्टर आपको कवर कराने वाला हूं, जाइए मत और घबराइए मत। ठीक है, कह रहे भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं, जो प्राचीन काल से संबंधित है वो स्थल कौन से हैं। ठीक है, उस स्थान का नाम बताना। तो एक जगह है दोस्तों महदहा, कौन सा है, महदहा, और एक जगह है सराय नाहर राय। ठीक है, यहां से दोस्तों दोनों जगह ऐसे हैं जहां से कंकाल मिले। ठीक है, महदहा से भी और उसमें सराय नाहर राय पे याद रखेगा, यहां से मनुष्यों का कंकाल मिला है, और महदहा भी आप याद रखेगा, यहां से आभूषण वगैरह भी कुछ जगह से मिले हुए हैं। ठीक है, वो सोने वाले आभूषण नहीं, ये याद रखिए एक अलग से आभूषण होते थे, अभी उनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसको गले में पहना जाता था, कान में धारण किया जाता था, हाथी दांत वगैरह को उनसे बना हुआ, या जो हड्डियां होती थी पशुओं की उनसे बने होते थे ये जो होते थे। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, महदहा और सराय नाहर राय। लिख रहा है नौदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन किसने किया, तो नौदा टोली का उत्खनन किया डॉक्टर एच.डी. सांकलिया ने। किसने, एच.डी. सांकलिया, बहुत ज्यादा पूछता है, नौदा टोली मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको याद रखेगा। भारत का सबसे प्राचीन नगर जो मोहनजोदड़ो था उसको क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृत्यु का टीला कहा जाता है, मौत का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मौत का टीला कहा जाता है, मृत्यु का टीला, इसको याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में उतनी बातें याद है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत उतने सवालों को आप याद रखेगा जितना अभी अभी आपके साथ क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब आपको मैं देता हूं क्या, यहां पर ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए सवालों को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। लिख रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है, पहले ये बताइए सर ये तिथि मान्य कैसे होगी, कैसे लोगों को
को पता चला। दोस्तों एक विधि है जिसका नाम है कार्बन 14 विधि। क्या नाम है? कार्बन 14, जिसको C14 बोलते हैं। इस विधि के द्वारा समय का ज्ञात किया जाता है। कोई सामान कितना पुराना उसके बारे में उससे पता किया जाता है। पता चला कि 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता है। मतलब ये शुरू कब हुई थी? आज नहीं, जब आज तो 2000 साल बीत चुके हैं ना, यानी आज से लगभग 2000 साल इसी में ऐड कर दीजिए, ठीक है, इसी में 2000 साल जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 43.5। आज से लगभग 4350 साल पहले यह सभ्यता हुआ करती थी। कितना? 4350 साल पहले यह सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। ऐसा कार्बन 14 विधि के माध्यम से पता चला है, ठीक है। तो इसका कालखंड आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। 2350 से लेकर 1750 तक ये इसका कालखंड माना गया है। कारण इस सभ्यता में मुख्यतः जो निवासी थे वो कहां के थे? अच्छा, ऐसा माना गया कि हड़प्पा काल में जो निवासी थे वो प्योर भारतीय नहीं थे, प्योर इंडियन नहीं थे। उनको नाम दिया गया इंडो आर्य का, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से वो उधर से चलकर आए हुए लोग थे, जो आकर के अपना स्थान बना लिए थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो बेल्ट है यहां पर आके रहते थे। बहुत सारे स्थान भारत में भी है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों केवल गुजरात में कम से कम 1500 स्थानों का खोज किया गया, ठीक है। तो बहुत सारे स्थान मिले, छोटे छोटे बहुत सारी चीजें मिले, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिए यहां पर कह रहा द्रविड़ और भूमध्य सागरी। द्रविड़ तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन भूमध्य सागरी और मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, इनको ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये वेल मेंटेन थी। क्यों? इसको नगरी सभ्यता क्यों कहा गया? आप पहले मेथड समझो। आज हो सकता है आपके गांव में नालियां न बनी हो। पता है सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर हुआ करते थे वो अपनी नगर विशेषता के लिए जाने जाते थे, वो अपने नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे। हर घर में खिड़की कहां खुलेगा, दरवाजा कहां खुलेगा, जल की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, घर में जो नालियां, घर से जो पानी आता था वो कैसे सीवर टैंक में जाता था, मतलब सीवरेज तक की व्यवस्था थी, ठीक है। स्नानागार की व्यवस्था थी, अन्नागार की व्यवस्था थी, मतलब सब कुछ एक वेल मेंटेन तरीके में था। तो ऐसा माना जा सकता है कि उस समय जो सभ्यता थी वो नगरी सभ्यता थी। जबकि इसी के बाद आप देखेंगे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आया और वहां की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। यहां की सभ्यता कैसी थी? नगरी सभ्यता थी। आपने मूवी भी देखा होगा, ऋतिक रोशन की मूवी है मोहनजोदाड़ो। वहां पर आप देखिए, आप मूवी में पाएंगे कि कैसे एक बहुत खूबसूरत नगर का निर्माण किया गया था। तो मोहनजोदाड़ो की सीन दिखाया है। ऐसे बहुत सारे जगह थे जहां पर उस समय में यह कार्य चलता था। लिख रहा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहां प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल एक जगह है दोस्तों गुजरात में, किस नदी के तट पर है? परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो याद रखिएगा भोगवा नदी। कौन सा? भोगवा नदी के तट पर यह लोथल स्थित है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो दो तीन चीज आप याद रखेगा, जैसे एक रंगाई कुंड प्राप्त हुआ है, जैसे यज्ञ का प्रमाण मिला है, जैसे यहां से पंचतंत्र की कहानियों में जो उल्लेख मिलता है कौवे वाला ना, कि वो जल में डालकर ले रहा था, ठीक, इस तरह का एक विचित्र कहानी का भी उल्लेख मिलता है। यहां से कुछ कपड़े के जो है छाप भी मिले, कपड़े नहीं मिले लेकिन कपड़े के छाप मिले, जैसे महसूस होता है कि कपड़े से कोई चीज छापा गया हो। यहां से बंदरगाह मिला, बंदरगाह को गोदीवाड़ा कहा जाता है। बंदरगाह को क्या बोलते हैं? याद रखिए गोदीवाड़ा, ठीक है, गोदीवाड़ा। तो ये सब याद रखिए, वो स्थान है जहां जो लोथल से प्राप्त हुए, भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। लिख रहा जुते हुए खेत का प्रमाण और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का प्रमाण कहां मिला है? तो याद रखें दोस्तों, जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? याद रखें कौन सी नदी है, परीक्षा में यह भी पूछ लेता है, ठीक है। घग्गर नदी के तट पर है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हुआ है, कालीबंगा उस जगह का नाम है। इसके अलावा याद रखें भूकंप के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं, ठीक है। परीक्षा में पूछ दे तो बताइएगा। इसके अलावा क्या मिला है? यहां से शिवलिंग के प्रमाण मिले, मतलब शिव पूजा का प्रमाण कहां से मिला है? एकमात्र स्थान है जहां से शिवलिंग पूजा का प्रमाण भी देखने को मिला है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। याद रखेंगे क्या? ओवर तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा ओवर, ठीक है। अरे शानदार यार, वर्दी लेना है, ऐसे एनर्जेटिक होके पढ़िए, ऐसे एकदम लुंज पुंज मत हो जाइए। अरे पढ़िए यार, सामने वाला इतना एनर्जेटिक होके पढ़ा रहा है और आपको इतनी सारी चीज बताने के लिए आया। आप इतना छोटे से चीज को लेकर के अगर ढीले पड़ जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? वर्दी लेनी भैया ना। देखो, एक वर्दी ले लो, अगली वर्दी फिर मैं दिला दूंगा, विश्वास करो, बस साथ में लगे रहो। मैं तो पूरा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरा 90 डेज पढ़ाऊंगा। सोचो अगर 2 दिन में एनसीएन पढ़ा दूंगा तो बाकी के 88 डेज में क्या करूंगा, ठीक है। अरे
मस्ती थोड़े करूंगा आपके साथ, आपको पढ़ाऊंगा। फायदा किसका? आपका, ठीक है, क्योंकि रणनीति में हमारी है, ईमानदारी से पढ़ना आपको है, ठीक है। एक बार देखो वीडियो, नहीं मजा आ रहा दोबारा वीडियो देखो, तिबारा देखो वीडियो, ये सारी चीजें आपके जबान पे होनी चाहिए। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, एक क्वेश्चन परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा आपके लिए, मैं बता रहा हूं, विश्वास करिए। परीक्षा देके आएगा तो देख लीजिएगा, नहीं भरोसा हो तो पीछे बहुत सारी आंसर की मैं अपलोड करता रहता हूं, आप जाके देखिए, टॉप सीरीज में चलती है आंसर की। आगे देखते हैं। कर जूते हुए खेत, ये सारी चीजें हो गई। कर हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर किस तरह का रंग का इस्तेमाल किया जाता था? परीक्षा में आता है, ठीक है, लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यानी जब आप वैदिक काल की तरफ जाएंगे तो वहां पर याद रखेगा लाल के स्थान पर काला आ जाता है, ठीक है, तो यहां पर लाल रंग का भी इस्तेमाल होता है, याद रखेगा। सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों में मुहरे, मुहर क्या होता था दोस्तों? मुहर माने ऐसा नहीं ठप्पा जो आज मारते, उस ठप्पे को मुहर नहीं कहा जाता, मुहर उसमें मुद्रा का नाम था। जिस तरह आज करेंसी होती है ना, उस तरह से उस समय मुद्रा को क्या बुलाते थे? मुहर कहा जाता था। करा मुहरे, आपने सुना होगा, मूवी में सुना होगा ना मुहर, तो याद रखिए मुहरे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करती थी। अगर किसी जमाने में मुद्रा चला करती थी, उसकी अपनी करेंसी हुआ करती थी, सोचो वेल डेवलप्ड वो जगह था। ये हड़प्पा सभ्यता को ऐसे ही नगरी सभ्यता नहीं कहा गया, वो हर तरीके से क्या था? एक डेवलप्ड स्थान था, हर व्यक्ति यहां जाना चाहता था, ठीक है, इतना बेहतरीन स्थान था। करा मोहनजोदड़ो से नर्तकी के कांस्य मूर्ति भी मिली है। पूछता परीक्षा में कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति, कांस्य मतलब कांसा, कांस्य मतलब कांसा, अरे इसी सभ्यता को तो कांस्यविन सभ्यता कहा जाता है, जब तांबे में टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया। क्या मेरे भाई यार, जल्दी बोलो कसके, ठीक है, तो बोलो यहां पर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे लिखा है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके ये पीछे की तरफ खुलती थी। क्यों? अगर सड़क की तरफ खुलेंगी तो क्या हो जाएगा? आप देखेंगे आपके घरों के सामने जो दरवाजे होते हैं सड़क की तरफ खुलते हैं, इसकी वजह से ऐसे घर में झाड़ू मारा सब सड़क पे चला गया, मतलब जो कुछ है सब सड़क पे चले जाओ। तो घरों के दरवाजे पीछे साइड में खुलते थे ताकि सड़क पर कोई डिस्टरबेंस ना हो पाए। सोचो क्या आपने कोई ऐसा जगह देखा पूरे भारत में? नहीं। इतना सुनियोजित ढंग से बनाया गया जगह देखा? नहीं देखा। चलो नहीं देखा तो देख लो, हड़प्पा है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? वैसे मैंने जो आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया ब्रुष्टोस्फोटन। क्या नाम है? ब्रुष्टोस्फोटन, ठीक है। इसकी लिपि का नाम क्या था? ब्रुष्टो, याद रखेगा, आपको याद आ जाएगा, परीक्षा में मिल जाएगा, ठीक है। एक ऐसी लिपि जिसको अभी पढ़ा नहीं जा सका, जब पढ़ ही नहीं पाए हैं तो फिर मामला ही कोई नहीं है। या इसको एक और नाम दिया जाता है भाव चित्रात्मक, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा कुछ नहीं गया, सब ढेर सारे चित्र बने हैं, कहीं मछली बना है, कहीं कुछ बना है, कहीं कुछ बना है, समझ में नहीं आता क्या लिखा है या इस समय के लोग क्या बताना चाहते थे, ठीक है। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य, देखिए सालकृत नहीं होगा, यहां पे आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहां क्या हो जाएगा? शैलकृत, ठीक है। थोड़ा वर्तनी सुधार भी रखिए, हिंदी आएगी, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिला है? दोस्तों सबसे बढ़िया बढ़िया जो घर बनाए गए थे वो कहां पर थे? धौलावीरा जगह पड़ता है वहां पर, ठीक है। धौलावीरा याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो धौलावीरा, धौलावीरा में जो घर थे दोस्तों वो कई स्टेप्स में बनाए गए थे, जिसके लिए उसे जाना जाता। चारों तरफ एक अजीब बाउंड्री थी, मतलब एक बेहतरीन बाउंड्री, ठीक है। कोई बाहरी व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता था, अंदर वाला व्यक्ति एक समय के बाद बाहर नहीं जा सकता था, तमाम नियम कानून थे, अनुशासन वाला ही जगह था, ठीक है, धौलावीरा। आगे देखिए, करा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा, एक मुद्रा प्राप्त हुआ दोस्तों, जो इसे मुहर बोलते हैं ना, उस पे याद रखिए वृषभ यानी बैल, वृषभ यानी बैल, ठीक है। तो करीब बैल का एक चित्र मिला उस पर से, एक किस पुरातात्विक स्थान से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से ये वृषभ वाला चित्र मिला है, ठीक है। इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। मृड पट्टिका पर उत्तीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहां से मिली है? सींग मतलब एक ऐसे देवता थे जिनको केवल एक सींग था, ठीक है, ऐसे देवता, और इनका जो मुहर मिला है वो कहां से मिला दोस्तों? वो मिला कालीबंगा से। कालीबंगन जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे था, मैं उसी की बात कर रहा हूं, तो इसको याद रखेगा, ये है, ठीक है। करा सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? ठीक है, आर्य, ये तो कंफर्म था कि जो आर्य थे वो आपके मध्य एशिया से आए हुए थे, ये वाले जो थे ये कुछ मध्य एशिया से, कुछ भूमध्य सागर की तरफ से और कुछ द्रविड़ लोग रहे होंगे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। यहां याद रखेगा मृदभांड, मृदभांड एक ऐसी चीज है जो इस दोनों कालखंड को अलग करता है, क्योंकि अगर लाल मृदभांडों की बात करूं तो हड़प्पा काल से संबंधित हैं, और जब काले वाले आ गए, ठीक है, तो कहां पर आ गए थे? वो वैदिक काल में आ गए, ठीक है, तो याद रखेगा।
आगे देखिए, भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ होने का प्रतीक माने जाते हैं? तो याद रखेगा लाल और काले, ठीक है, इसको याद रखेगा। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्यों? अच्छा, लोथल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोथल बड़ा प्रसिद्ध स्थान था, गोदीबाड़ा था। अब सोचिए, गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह, बंदरगाह अगर कहीं पे था उस जमाने में, आज से 4350 साल पहले अगर कहीं पर बंदरगाह था, इसका मतलब है व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था और लोथल भी व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तो इसको याद रखेगा, इसको लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो का नाम दिया जाता है, ठीक है। करा सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? अच्छा, जौ उस समय के लोग भी जानते थे, अब गेहूं चावल भी जानकारी में आ गया था, ठीक है। सुरकोटदा, सुरकोटदा नहीं होता, कोटदा होता है, ठीक है, इसको जरा सही करिएगा, इसका नाम है सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा, ठीक है, कोटदा याद रखिए। सिरकोटदा से, अब देखिए आप कभी हड़प्पा काल पढ़ेंगे ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें बताई गई। कहीं पे आपको यह लिखेगा कि पूरे हड़प्पा काल से घोड़े का कोई प्रमाण ही नहीं मिला है। पूछता परीक्षा में कैसे कि किस जीव का या किस जंतु का, किस पशु का प्रमाण नहीं मिला है? उत्तर होता है हड़प्पा। और दूसरे ही पल यह पूछता है कि हड़प्पा काल से किस स्थान, हड़प्पा काल के किस स्थान से घोड़े के दांत ये सब मिले हैं, ठीक है, या घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वहां पर तुरंत आ जाता है क्या? सुरकोटदा आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है? सुरकोटदा। तो ये कौन, बताइए क्या है? तो इसको आप याद रखिए, परीक्षा में आता है, दोनों बातें याद रखिए। कोई अगर पता आप गलत कर दोगे तो भी सिस्टम खराब हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है, एक और जगह था दोस्तों जहां से ये घोड़े का प्रमाण मिला है, राना घुंडई, नाम सुना होगा ना, राना घुंडई। राना घुंडई जो था दोस्तों, यहां से घोड़े के दांत मिले, घोड़े के दांत मिले। पता आपको, घोड़ा कभी बैठता नहीं है, नहीं सुना क्या? घोड़ा कभी बैठता नहीं है और आपको भी आराम नहीं करना। जिस तरह से घोड़ा सिर्फ एक दिशा में चलता रहता है, अपना कार्य करता रहता है, आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपको आपका उद्देश्य नहीं मिल जाए, आपकी वर्दी नहीं मिल जाए, न नींद आना चाहिए, न चैन आना चाहिए। विश्वास करिए, मुझे नहीं पता आपने अपने जीवन में क्या कसम खाया नहीं खाया है, लेकिन अगर आपने इस कोर्स को परचेज किया है तो इस वर्दी को मैं पहना के रहूंगा लास्ट टाइम तक। आप हमारा साथ दीजिए, इतना निवेदन आपसे खाली, ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अपने आप सारी चीजें आप सीख जाओगे, ठीक है। यहां देखिए, करा सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या कहते थे? उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। क्या कहते थे? उर्वरता की देवी, ठीक है। क्यों? क्योंकि धरती से सब कुछ मिलता था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, प्रकृति की पूजा करते थे। करा पशुओं में कुबड़ वाला सांड, ऐसा सांड जिसके ऊपर कुबड़ होता था, कुबड़ जैसा नंदी के ऊपर होता है ना, तो वैसा करा कुबड़ होता था, उसे लोग क्या करते थे? वो विशेष था, वो पूजनीय था, लोग उसकी पूजा किया करते थे, इस कुबड़ वाले सांड को, ठीक है। करा मनोरंजन के लिए जो सैंधववासी थे बड़ा काम करते थे। इसके पहले के लोग तो खाली शिकार करते थे, और यहां पर क्या करते थे लोग? जैसे मछली पकड़ते थे, शिकार पे भी चले जाते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, ठीक है। इसके अलावा चौपड़ खेलते थे, पासा वगैरह खेलना भी जानते थे लोग, ठीक है। पासा, पासा जैसा खेल भी आपने सुना होगा ना, ठीक है, चौगान पासा, ठीक है, बहुत सारे होते थे, चौगान वगान तो बाद में आएगा, पासा ये लोग खेलते थे, ठीक है, चौपड़ और पासा। तो याद रखेगा, हड़प्पा सभ्यता खत्म। तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं वैदिक काल। आप कहोगे सर आज कितना पढ़ाने वाले हो? देखिए, थकना नहीं है, जो थक गया पहले दिन उसकी कहानी खत्म है। मतलब आपको वर्दी नहीं चाहिए क्या? ऐसा है क्या? वर्दी नहीं चाहिए? वर्दी चाहिए ना, एनर्जेटिक हो जाइए। और नितिन सर की क्लास अगर लेनी है, पढ़ना है, सीखना है, मेहनत करिए। आपके लिए मैंने इतना मेहनत किया, तो मेरे हिस्से की मेहनत कौन करेगा? आपको करना है, ठीक है। ज्यादा दिक्कत हो रही है तो थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। क्लास कहीं भाग के नहीं जा रही है, ठीक है, वो आपके पास रखी हुई है, आप एक बार दो बार देखो, ये आपके हित के लिए है। ये मैं अहित नहीं चाहता, मैं चाहता तो इसी सब चीजों को और आराम से पढ़ाता, लेकिन मुझे एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाना है, ताकि पता है अगले 10-15 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि वाह सर मजा आ गया। गदगद अगर मन नहीं होगा ना, पैसे वापस कर दूंगा, कसम खा रहा हूं, ठीक है। आप एकदम गदगद हो जाओगे, ऐसा आप कह ही नहीं सकते यार कि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे या मजा नहीं। यार मजा तो आके रहेगा मेरे भाई, ठीक है। चलो देखते हैं, करा वैदिक सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता दो भागों में बटा, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर, पहले ऋग वैदिक काल आया था, बाद में उत्तर वैदिक काल आया। अगर ऋग वैदिक काल की बात करें तो जब आपका समाप्त हुआ 17, आपने देखा कि अभी हड़प्पा काल जो था वो 2350 से स्टार्ट हुआ, लगभग 1750 तक चला। बीच का 150 साल क्या हुआ? देखिए, जब कोई एक जनरेशन समाप्त होता है ना, तो बीच का 100-150 साल डिस्टर्ब होता है, ठीक है। यहां पे जो युग माना गया 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व माना गया।
वैसे एक्यूरेट जो माना गया है वो माना गया 1500 से 900। क्या माना गया है? 1500 से 900। और इसको माना गया है 900 से 600। ठीक है, जो और आंकड़े बता रहा हूं फिलहाल आप दोनों याद रखना, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग बातें देता है, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि आप क्या मानोगे, आप लड़ झगड़ नहीं सकते। तो एक पीरियड याद रखो, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दे रहा दोस्तों, करे आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अच्छा ये पूछ सकता है परीक्षा में कि सबसे पहले आर्य जो थे वो कहां आकर बसे, ऐसा पूछता है प्रश्न। ठीक है, तो याद रखिए ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर और पंजाब वाला जो बेल्ट था ये सबसे पहले यहीं पर आके बसे थे। भाई यही पूरा स्थान ही था, आर्यों का आगमन ही उसी साइड से हुआ था, तो यही स्थान था जहां पर आर्यों ने सबसे पहले अपना निवास स्थान बनाया। करा आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि इसके पहले नगरी सभ्यता कौन थी? हड़प्पा काल वाली थी। अब नगरों को और डेवलप्ड होने चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि एक औसत से ज्यादा जब नगर बढ़ने लगता है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता क्यों समाप्त हो गया इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों का मत है कि वहां पर नदियों ने अपनी दिशाओं में परिवर्तन किया, जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया और इसी वजह से हड़प्पा जैसी सभ्यता का क्या हो गया? विनाश हो गया, ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है उसके पहले उसके पीछे एक प्रमाण भी दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो बने थे भूखंड, जो भूखंडों पर जो निर्माण हुआ था उस निर्माण के ऊपर जो जल का निशान छूटा हुआ वो लगभग 6-7 मीटर तक है। ऐसा माना जाता है कि स्थान पूरा कई वर्षों तक जलमग्न रहा होगा, जिसके वजह से यहां पूरी व्यवस्था क्या हो गई? पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आर्यों को फिर से कहानी स्टार्ट करना था, तो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में या सभ्यता के रूप में इनका विकास हुआ। आर्यों की भाषा कैसी थी दोस्तों? तो इनकी भाषा संस्कृत थी। इनके पहले जो था हड़प्पा सभ्यता वो बृष्टोस्फोटन लिपि थी, वहां पर भाव चित्रात्मक, अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। जो हमारे वेदों की रचना हुई है सब संस्कृत में हुई है, लौकिक संस्कृत। जो आज का संस्कृत है इससे थोड़ा हट के था लौकिक संस्कृत। करा सभा और समिति को राजा की सलाह देने वाली संस्था भी कहा जाता था। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। किसको याद रखेगा? सभा और समिति को क्या कहा जाता था? राजा की सलाह देने वाली संस्था कहा जाता था। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। बताइए इसको किसकी पुत्री कहा जाता है? जल्दी से सोच समझ के बताइए, सभा और समिति को किसकी पुत्री माना जाता है? करा युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। जब युद्ध होता था, जब लड़ाइयां होती थी, तो कबीले का नेतृत्व कौन करता था? भाई मैंने कहा ना पूरा एक कबीला होता था। ठीक है, इस समय वैदिक काल जो चल रहा था इसमें कबीला होता था। और यहां पर एक बड़ा युद्ध फेमस है, दशराग युद्ध। दशराग युद्ध दोस्तों 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसका नाम है दशराग। राज्य माने राजा, दशराग युद्ध। ठीक है, तो याद रखेगा। करा ये युद्ध होता किसके लिए था? तो याद रखे गविष्ठ के लिए। ये गविष्ठ क्या होता है? गविष्ठ मतलब गाय के लिए। ये युद्ध किसके लिए होता है? गाय के लिए होता है। ठीक है, इसको याद रखे। गविष्ठ का मतलब क्या होता है? गाय। ठीक है, बात आती है कि गाय के लिए युद्ध क्यों होता था। भाई गाय के लिए युद्ध क्यों होता था? क्योंकि दोस्तों गाय क्या होती थी? एक ऐसी पशु थी जिससे हमें हर जगह फायदा था। गाय दूध देती थी। ठीक है, गाय जो है खेतों में भी कार्य कर लेती थी, तो इसके लिए अक्सर करके लड़ाइयां होती थी। इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आज धन के लिए लड़ाई होती है, वैसे तब गाय के लिए लड़ाई होती थी, क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी गाय को ही माना जाता था। पुराने जमाने में आपने देखा होगा लोग शादी विवाह में गाय और जो है बैल दान दिया करते थे। हाँ, दहेज के रूप में गाय और बैल दिए जाते थे। ठीक है, कर समाज की सबसे छोटी इकाई कौन था? ये परिवार या कुल था, समाज की सबसे छोटी इकाई। तो ध्यान दीजिएगा। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? परीक्षा में आता है। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य माने होता है श्रेष्ठ जन। आर्य माने क्या होता है? जो श्रेष्ठ है वो आर्य है। ठीक है, तो याद रखे। लोग बोलते हैं ना हे आर्य पुत्र, मतलब हे श्रेष्ठ। ठीक है, तो श्रेष्ठ याद रखे। आर्य का तात्पर्य क्या होता है? श्रेष्ठ। एक दो शब्दों का अर्थ आपसे यहां बहुत पूछता है। एक आर्य अक्सर करके पूछता है परीक्षा में, एक उपनिषद का अर्थ पूछता है। ठीक है, कि उपनिषद माने क्या होता है? उपनिषद मीन्स होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान को अर्जित करना। किसके समीप? याद रखे, गुरु के समीप बैठ करके। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना, इसको उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्या दे रहा है। करत्रयी नाम किसके लिए दिया गया? दोस्तों वेदों की संख्या वैसे 4 है। कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। लेकिन इसमें से अथर्ववेद को वेद नहीं कहा जाता है। बात आती क्यों नहीं कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें जादू टोना की बात की गई है। ये सबसे अंतिम वेद है, इसको अंतिम में जोड़ा गया। 3 वेद को ही वेद माना जाता है, इसलिए वेद को वेदत्रयी कहा जाता है।
कौन सा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों याद रखेगा। तो यहां लिख रहा है कि त्रयी किसे कहते हैं? तो देखिए 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। करा यज्ञ संबंधी विधान कहां दिए गए? कर्मकांड, यज्ञ संबंधी विधान, ये यज्ञ से य याद रखेगा, य से यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद जो है दोस्तों उसमें यज्ञ संबंधी विधानों के बारे में बताया गया है, कर्मकांडों के बारे में बताया गया है, पूजा पाठ के बारे में बताया गया है, ठीक है। 4 वेदों में से किसमें जादुई माया है? जादुई माया जो है मन को वशीकरण करने वाले मंत्र, ठीक है, ये सब कहां? जादू टोना, ये सब कहां पे? ये सब अथर्व वेद में है। और अथर्व का अर्थ क्या होता है? ये अगर परीक्षा में पूछ दे तो बताइए। अथर्व माने ही होता है जादू टोना। अथर्व माने क्या होता है? जादू टोना। तो इसको याद रखिएगा। बस एक अच्छी चीज है दोस्तों, इस वेद का एक सब वेद बाद में आएगा, आप देखेंगे, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आता है दोस्तों चिकित्सा वगैरह का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, चिकित्सा वगैरह का अध्ययन भी अथर्ववेद के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आगे देखिए, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित था? दोस्तों उपनिषद को भारतीय दर्शन पर आधारित परंपरा माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता था? गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जित किया जाता था, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। महाभारत का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो महाभारत दोस्तों उस समय का सबसे बड़ा जो है महाकाव्य माना जाता था। इसको जय संहिता कहा जाता है। महाभारत को जय संहिता का नाम दिया जाता है। भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक कौन है? कई सारे दर्शन है, आपने न्याय दर्शन सुना होगा, योग दर्शन सुना होगा, ठीक है, कई लोगों का नाम पढ़ेंगे, उसमें याद रखें मीमांसा दर्शन से संबंधित कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित थे जैमिनी जी, ठीक है। आचार्य जैमिनी का नाम सुना होगा, ये मीमांसा से संबंधित थे, इसको याद रखें। जैसे योग के लिए आप पतंजलि को जानते हैं, उसी तरह से मीमांसा के लिए जैमिनी को याद रखें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? सोम दोस्तों एक ऐसा रस होता था जिसके लिए सोम देवता को याद किया जाता था। सोम रस का नाम सुना होगा, ठीक है, तो याद रखेगा। ये 9वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें इसके बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र की चर्चा की गई। जो गायत्री मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये गायत्री मंत्र है, और इसकी चर्चा कहां पर की गई है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में चर्चा हुआ है, ठीक है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की चर्चा हुई है। याद रखेगा, परीक्षा में एक भी प्रश्न जाने नहीं देना है, ठीक है। आगे देखिए, आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद। ये जो 2 लोगों का संवाद है, नचिकेता एक थे, यम एक थे। यम मतलब यमराज। यमराज और नचिकेता के बीच में संवाद हुआ था, उसको कठोपनिषद में बताया गया। कहां पर? पूछता आपसे परीक्षा में किस उपनिषद में बताया गया, तो क्या बताएंगे? कठोपनिषद से प्राप्त होता है। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचना से संबंधित है, जहां गीत गाए गए हैं, सब पद्य में लिखा हुआ है। गीत मतलब पद्य में लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखें, सामवेद जो है वो पद्य में लिखा हुआ है। ये जो है संगीत में ध्वनि में इसको गाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखेगा, ये ऋग्वेद पर आधारित है, लेकिन वेद का नाम अलग है, सामवेद, ठीक है। न्याय, वेदांत, योग और सांख्य में सबसे प्राचीन कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिए इसमें जो है सबसे प्राचीन कौन सा है? ये सांख्य दर्शन जो है ये सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है। करा कि ऋग्वेद काल में बहुपतित्व विवाह क्या था? प्रचलित नहीं था दोस्तों। उसमें ग्रामीण सभ्यता जरूर थी, लेकिन बहुपतित्व विवाह नहीं हुआ करता था। बहुपतित्व मतलब बहुत सारी पत्नियां, ठीक है। बहुपतित्व बहुत सारे पति, ठीक है। तो याद रखें, पत्नियां नहीं, तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था। ऐत्रेय, विजासेना, कृष्णा, कर्णामृति, ये क्या है दोस्तों? याद रखिए ऐत्रेय के उपनिषद हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। तो याद रखिए ये ऐत्रेय क्या है? ये ऐत्रेय के उपनिषदों के नाम है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ण व्यवस्था में सुना होगा आपने कि वर्ण व्यवस्था, अरे आपने पढ़ा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही था वर्ण व्यवस्था। ये इसकी चर्चा कहां पर किया गया? तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें जो इसकी चर्चा किया गया है, ठीक है, 10वें मंडल में। तीसरे मंडल में आपको क्या बताया गया? गायत्री मंत्र का, और 9वें मंडल में सोम देवता का, और 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया? वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, ठीक है। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख कहां पर मिलता है? पुरुष मेघ, ठीक है। पुरुष मेध मत लिखिएगा, पुरुष मेघ लिखिएगा। तो इसका वर्णन मिलता है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में। कहां पर? शतपथ ब्राह्मण में। बस इतना ही परीक्षा में पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अभी एक और मैं आपको वीडियो दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है, जिसको देखने के बाद आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और भी बेहतर हो जाएगी। तो आप खाली जुड़े रहिए और देखते जाइए, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। पारसियों के ग्रंथ जिसका नाम है जिंद अवेस्ता,
ठीक है, उसमें अहुर मज्जा का वर्णन मिलता है। ये अहुर मज्जा कौन है दोस्तों? ये असुरों का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असुरों का देवता कहा जाता है। ये हमारे यहां नहीं, एक्चुअली में जो जैन व्यवस्था है ये पारसियों का ग्रंथ है, और इसका भी जो टाइम पीरियड है ऐसा माना जाता है कि वो ग्रंथ भी किस समय में लिखा गया? जब हमारे यहां पर वेदों की रचना हो रही थी उस समय इसकी रचना हुई है, और उसमें असुरों का देवता किसे कहा जाता है? अहुर मज्दा को कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। करा ईरान से, देखिए मैंने आपसे कहा बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम टॉपिक टू टॉपिक चल रहा है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, उसको ऐसे मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको इस चैप्टर का एक निचोड़ मिल सके। बहुत डिटेल में आप पढ़ते चलिए, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। करा ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए, परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ईरान से जो लोग आए थे उसके बारे में भारत आने वाले आर्यों का उल्लेख एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगज कोई। कोई तो आया था, कोई ना कोई, ठीक है, तो कोई से याद रखिए। बोगज कोई अभिलेख में क्या है? ईरान से आए हुए लोगों के बारे में बताया गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। दशराग युद्ध का वर्णन कहां पर मिलता है? 7वें मंडल में, ठीक है। 9वें मंडल में सोमरस, वर्ण व्यवस्था 10वें में, गायत्री मंत्र 3रे में, और 7वें में क्या मिलता है? याद रखिए दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है, तो याद रखेगा। अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है? पीछे मैंने क्वेश्चन किया था, इसको दोस्तों प्रजापति की पुत्री माना गया है। क्या माना गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति। ये राजाओं की समितियां होती थी जो राजाओं को निर्देश दिया करती थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किसमें किया गया? 3रे मंडल में, ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? अगर परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो बताइएगा सावित्री को समर्पित है। किसको? सावित्री को समर्पित है, गायत्री को नहीं। परीक्षा में आ गया तो क्या बताएंगे? सावित्री को समर्पित है, इसको ध्यान दीजिएगा। सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? दोस्तों ये लिया गया मुंडको उपनिषद से। मुंडक उपनिषद का नाम है जहां से लिया गया सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, ठीक है। अस्तोमा सद्गमय, ये कहां से लिया गया? यह वाक्यांश है, आप पढ़ते हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र से अगर जुड़े हैं तो अक्सर करके वाक्य सुने होंगे, ठीक है। अस्तोमा सद्गमय, ये शब्द कहां से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद है, वहां से लिया गया, ठीक है। एक साथ मिलाएंगे तो बृहदारण्यक हो जाएगा, उससे लिया गया है। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन आता था? द्विज किसको कहा जाता था? देखिए द्विज के बहुत सारे अर्थ हैं। आपसे हिंदी में समानार्थी शब्द पूछता है, वहां पर भी पूछता है द्विज, तो द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, द्विज माने क्षत्रिय भी होता है, सॉरी वो द्विज अलग है, वहां ब्राह्मण बोला जाता है, याद रखेगा। यहां पर द्विज के तात्पर्य में याद रखिए, आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता था ना, उसमें शूद्र हटा दीजिए। जिस तरह से वेदत्रयी में आपने अथर्ववेद को हटा लिया, उसी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में शूद्र को हटा लीजिए, तो बाकी के 3 किसमें आते थे? ये द्विज कहलाते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वही पशुपालन था, कृषि करना या आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। व्यवस्था कैसी थी? नगरी व्यवस्था थी। आपकी वर्दी हमारी जीत। चल शुरू करते हैं, ठीक है। मजा आया? और चलेगी क्लास? बिल्कुल चलेगी, थकना नहीं है, थकना नहीं मेरे भाई, ठीक है। थक गए तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो यार 3रा चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, आज सोचा था 5-6 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ सकते हो कि नहीं 5-6 चैप्टर? हाँ, नौकरी पानी है, पढ़ सकते हो कि नहीं ये बताओ? नौकरी पानी है तो पढ़ सकते हो कि नहीं? अच्छा सोचो, मैं अगर इतने ही टॉपिक को 3-4 दिनों में पढ़ाता, धीरे 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 धीरे। लोग करते हैं ऐसा, मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही उनको पता चला कि कोई परीक्षा आ गई है, नोटिफिकेशन आया नहीं, कि लोगों ने सोचा तुरंत बैच बनाओ और तुरंत जो है पढ़ा दो, तुरंत पढ़ा दो, तुरंत पढ़ा दो। मैंने क्या किया पता है? मैंने कितना मेहनत किया आपके लिए। मैंने कभी दिल्ली पुलिस का पेपर नहीं सॉल्व किया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं मुझे इस बैच में रखा जा रहा है, क्योंकि मैं वैसे बैच पढ़ाने वाला नहीं था, ये बैच अन्य लोग पढ़ाने वाले थे, बट जैसे ही मुझे लगा कि नहीं सर इस बैच को आपको देखना है, तो फिर मुझे लगा कि यार चलो ठीक है देख लेते हैं, वैसे बच्चों के हित की बात है, तो मैं वहाँ पीछे नहीं हटता हूँ। बहुत मेहनत पड़ जा रही मुझे, बट मैंने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं, ठीक है। तो जब इस बैच में आया दोस्तों ना, तो मैंने कहा मैं तो ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा, अगर पूरा जीएस मुझे देखना है या जीएस में 1-2 लोग और भी हमारा साथ देते हैं, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। इस बार मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। पहले मैं देखूंगा कि आपकी परीक्षा में प्रश्न जो आते हैं वो आते कैसे। ऐसा नहीं है मैं पता चला मुझे हिस्ट्री बड़ी बढ़िया आती है, बहुत बढ़िया आती है, खूब मन लगा के रच रच के हिस्ट्री पढ़ाया। इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा? चाचा के पढ़ाएंगे? हाँ
अरे थोड़ा हंसी मजाक कर लो, थोड़ा मेंटेन हो जाए, रिफ्रेश होने दो यार, घबराओ मत, ठीक है। तो कौन पढ़ाएगा? तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, जो सब्जेक्ट आता है ऐसा नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे पहले पेपर सॉल्व करो। तो मैंने क्या किया, कम से कम जो 10 अभी सेट हुए थे लाइन से, ठीक है, एक एक दिन में 2-2 3-3 सेट में पेपर होते थे, मैंने पेपर लिया 2017 में जो पेपर हुआ था, उसके पहले के जो पेपर थे सब लेकर के सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व किया और कॉपी लेके लिखता था। लोग बोलते थे सर क्या कर रहे हो आप, ठीक है, मैंने कहा यार कुछ नहीं करना हूं, कितना मुझे इतना पेपर सॉल्व करने में कितना दिन लगा, 4 दिन लगा। 4 दिन में आज तक आपके एग्जाम में जितने पेपर आए हैं सब सॉल्व कर डाला मैंने, सब सॉल्व 4 दिन के अंदर, वो भी दिन भर नहीं, केवल 3-3 4-4 यार 50 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन जान लो 10-15 मिनट लगता था मुझे, 10-12 मिनट के अंदर एक पेपर में सॉल्व कर देता था, ठीक है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जैसे जो आपके करंट अफेयर से संबंधित थे उनको छोड़ देता था, उनके ऊपर मैं ध्यान नहीं देता था, क्योंकि 2017 का करंट अफेयर मुझे कैसे तैयार होगा, तब तो मैं इन सब क्षेत्रों से जुड़ा नहीं था। तो करंट को छोड़ करके जीएस के जो क्वेश्चन थे वो सभी के सभी मैंने कर दिए। तो करते ही चला मैं, पेपर करते चला, हर पेपर में नोट करते गया कि हाँ इस पेपर को दिया हूं, इसमें कितना क्वेश्चन किस किस विषय से आया है। और जब पता चला कि पूरी हिस्ट्री से केवल 6 क्वेश्चन आता है तो मुझे लगा कि एकदम इस पर जान देना गलत हो जाएगा, ठीक है। पूरी हिस्ट्री में अगर जान दे दूंगा तो बाकी का कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एक सिस्टम से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं है, केवल आपको साथ देकर के पढ़ना है, ठीक है। चलो, करा आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? आर्यों के समय में उत्तर वैदिक काल जब शुरू होता है, ऋग वैदिक काल समाप्ति के दौर पर था, तब लोहे की खोज हो चुकी थी, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन मानी जाती है? उस समय गंगा जमुना थी, लेकिन उसका उल्लेख उतना ज्यादा नहीं मिलता। सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती नदी को, आज उसका प्रमाण क्या हो गया, समाप्त हो चुका है, ठीक है। कई बार माना जाता है कि सरस्वती नदी आती है इलाहाबाद में, उसका प्रमाण है गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, बट ऐसा भी कभी है नहीं, ठीक है, देखा नहीं गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर, अच्छा पहले क्या थे, इंद्र को सबसे महान देवता माना जाता था, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता मान लिया गया, सबसे प्रिय देवता हो गए। इसके पहले ऋग वैदिक काल में कौन थे? इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में कौन हो गया? उनका स्थान प्रजापति जी ने ले लिया। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समितियां, उसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद में बताया गया। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान ये क्या होते थे? करेंसी उस समय थी, जैसे इसके पहले करेंसी मुहर हुआ करते थे, यहां पर करेंसी निष्क और शतमान ये जो थी उस समय की मुद्रा की इकाइयां थी। गायत्री मंत्र दोस्तों किसको समर्पित है? ये सावित्री को समर्पित है, तो इसको याद रखिएगा, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, तीसरे मंडल से है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौशांबी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। जी हां दोस्तों, कौशांबी इलाहाबाद के पास में एक जगह है, वत्स, पहले इलाहाबाद जो है वत्स कहा जाता, महाजनपद कहा जाता था। जब 16 महाजनपद हुआ करते थे तो एक महाजनपद उसमें से वत्स महाजनपद था। इसकी राजधानी दोस्तों कौशांबी और प्रयागराज हुआ करती थी, ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग थी, तो याद रखें। कौशांबी एक ऐसा स्थान है दोस्तों जो हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से जुड़ा हुआ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखें वहां से क्या मिला है? एक ऐसे नगर का प्रमाण मिला जहां पक्की ईंटों का सबसे पहले प्रयोग किया गया है, ठीक है। वहां पर मैं खुद विजिट कर चुका हूं और ये सारी चीजें देखा हूं, आप जाएंगे, मतलब गजब गजब की ईंटें हैं, बहुत पुरानी पुरानी है, लेकिन लगता है कि बहुत सारी पुरानी है, ठीक है। कर महाकाव्य कितने हैं? तो 2 ही महाकाव्य तब थे और अभी भी हैं, ठीक है, रामायण और महाभारत, इसको आप ध्यान रखेंगे। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है, तो याद रखेंगे, विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म कहां पर हुआ, कब हुआ? जो आज हम लोग गोत्र बोलते हैं ना, ये गोत्र कब से आया है? उत्तर वैदिक काल से गोत्र आया है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका 3 चैप्टर अब जाके समाप्त हुआ, 4था चैप्टर आ गया है जैन धर्म, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? बौद्ध धर्म आ जाएगा। मजा मजा मजा, बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलो, तो ध्यान देना दोस्तों, बौद्ध और जैन के बारे में आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। अभी 3 चैप्टर हो गया, प्रागैतिहासिक काल हो गया, हड़प्पा काल हो गया, और आपका तीसरा हो गया वैदिक काल हो गया। वैदिक काल में ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है। एक बार वीडियो देखना और टाइम मिलेगा तो दोबारा फिर से देखना, ठीक है। एकदम मन से देखो वीडियो, बिल्कुल दिक्कत मत करो। वर्दी अब आपको लग रहा होगा सर पहले ही दिन में इतना पढ़ा दिए, वर्दी लगता है जबरदस्ती पहना दोगे, हाँ? नहीं पहनना चाहेंगे तो भी पहना दोगे, आप पहना ही देंगे, ठीक है। पहली बार आया ना तो पहना ही देंगे। अब तो हर एग्जाम क्वालिफाई कराएंगे, हर एग्जाम की सीरीज चलेगी यहाँ पे, और किसी भी एग्जाम को लेकर के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आप देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अगर संस्थापक की बात आती है तो
नाम है ऋषभ देव जी। क्या नाम है? ऋषभ देव जी। बनारस उनका जन्म स्थान है और प्रथम तीर्थंकर भी कौन है? यही, ठीक है। कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी जी हैं। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी थे, ठीक है। कह रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ है। कौन है? पार्श्व। और इनका चिन्ह क्या है दोस्तों? तो याद रखिए जिस तरह से, अच्छा, पार्श्व के ऊपर देखिए एक नाग बैठा है, तो याद रखिएगा नाग बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। लिख रहा अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म के मूल सिद्धांत और दर्शन है, ठीक है। अनेकांतवाद, तो दोस्तों ये सिद्धांत किसका है? ये जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है। आपसे डायरेक्ट इस तरह के प्रश्न पूछता रहता है, अनेकांतवाद, ठीक है। बहुत सारे पूछता है, अनेकांतवाद, स्यादवाद, बहुत सारे आता है, अभी आएगा आगे, ठीक है। तो याद रखिएगा अनेकांतवाद ये किस धर्म से संबंधित या दर्शन है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जरा कमेंट करके कोई बताएगा अनेकांतवाद क्या होता है, अदरवाइज मैं ही बताऊं आपको, ठीक है। जरा बताओ, देखता हूं। पढ़ाया गया आपको, यूट्यूब पर पढ़ाया गया भाई, यूट्यूब पर भी सारी क्लासेस अवेलेबल है, बट इस तरह से एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस वहां पे आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस हम यहीं पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे देखिए, करा महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें नंबर पे थे और अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? तो लिख रहा है 540 ईसा पूर्व। जरा इसको आप हाईलाइट करिएगा, बहुत सारे जगहों पर यह डेटा गलत देता है, ठीक है। यहां पर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, ठीक है। एक बार आप ध्यान दीजिएगा, 540 कई जगह पर मिलता है, ठीक है। तो यहां पर मैं, अरे काटने का तात्पर्य नहीं, स्टार लगाया हूं यार, ठीक है, काटिए मत उसको, ठीक है। 540 ईसा पूर्व मिलता है। इसके अलावा दोस्तों 599 के आसपास का भी एक समय आपको मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों याद रखिए। करा महावीर स्वामी, इनका जन्म कहां हुआ था? तो कुंड ग्राम पड़ता है वैशाली के निकट। वैशाली को दोस्तों पहला गणतंत्र माना जाता है। दुनिया का पहला गणतंत्र कौन सा था? वैशाली था, ठीक है। तो याद रखिएगा वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था और ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे, ठीक है। सिद्धार्थ, याद रखिए महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। और कह रहा है कि माता का नाम था त्रिशला, ठीक है, त्रिशला नाम था। और लिच्छवी की राजकुमारी थी इनकी माता, ठीक है। राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। राजा चेटक की बहन थी कौन? त्रिशला, वो इनकी माता थी। पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनका नाम क्या था? महावीर स्वामी, ठीक है, याद रखेगा। करा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वैसे आजीवक संप्रदाय काफी बाद में चल के एक नया संप्रदाय बना है, जिसकी स्थापना किया था मक्खली गोसाल ने। किसने? कभी कभी मक्खी लाल गोसाल में बोलता हूं, बट आप मक्खली गोसाल याद रखेगा, मक्खली, ठीक है। मक्खली गोसाल आपका सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा नाम था, यशोदा, ठीक है। यशोदा नाम था, ध्यान दीजिएगा, यशोदा नाम था, ठीक है। माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अड़ोजिया प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अड़ोजिया प्रियदर्शनी नाम था। और उस जो पुत्री का विवाह हुआ था वो जमाली से हुआ था, जिनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन, पिता का नाम सिद्धार्थ, इनका नाम वर्धमान, ठीक है। इसको याद रखेगा। करा इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया और उसके बाद जो है सन्यासियों का जीवन जिया, ठीक है। अनेकांतवाद जिस तरह से इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से एक और पूछता है, अणु व्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिए जैन धर्म से संबंधित है। ये सभी सिद्धांतों के बारे में बहुत डिटेल से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जो इंपॉर्टेंट एकदम पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि अणु व्रत का सिद्धांत और अनेकांतवाद, अ से अनेकांतवाद, अ से अणु व्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। आगे चलिए ध्यान देते हैं। अगला दे रहा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को जाम्बिक ग्राम में, ठीक है, जाम्बिक ग्राम में, ठीक है, ये रिजुपालिका नदी के तट पर है, ठीक है। याद रखें वहां पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उस ज्ञान को दोस्तों क्या कहा जाता है? कैवल के भी कहा जाता है, ठीक है। साल का वृक्ष था। इसके अलावा अगर उनकी बात करेंगे तो पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके यहां नदी का नाम रिजुपालिका है, उनके यहां नदी का नाम निरंजना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर मिला है? निरंजना नदी है। बोध गया में ज्ञान उनको मिला है, उनको बोध गया में मिला है और इनको जाम्बिक ग्राम के समीप मिला है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इनको आगे चल के दोस्तों जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उनको बुद्ध कहा गया, ठीक है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनको बुद्ध कहा गया और इनको जिन कहा गया। जिन माने होता है विजेता, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, ऐसा जिन माना जाता है, ठीक है। ज्ञान के भंडार थे। कारण महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो इन्होंने अपना उपदेश दोस्तों प्राकृत भाषा में दिया है। देखिए 2 प्रश्न यहां भी बनते हैं परीक्षा में।
एक तो महावीर स्वामी का पूछता है, दूसरा महात्मा बुद्ध जी का पूछता है। बुद्ध जी का पूछे तो बताएगा पाली भाषा में, ठीक है, याद रखेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें हड़प्पा वाली भाषा के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पाया है। वैदिक काल में क्या चल रहा था, संस्कृत चल रहा था, आपको पता होगा, ठीक है। संस्कृत के बाद जो भाषा आई है वो पाली भाषा आई है। कौन सी आई है, पाली। पाली के बाद जो भाषा आई है कौन सी आई है, प्राकृत भाषा आई है। उसके बाद कौन सी भाषा आई है, अपभ्रंश आई है। उसके बाद कौन सी आई है, तब जाकर के हिंदी भाषा आई है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेगा। तो अभी हम लोग उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल पढ़े, वहां पे संस्कृत याद रखेगा। और अब अगर बुद्ध जी की बात करेंगे तो क्या बताएंगे, पाली। इन्होंने अपना उपदेश भी पाली भाषा में दिया है और जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं जो उस समय में लिखे गए वो सब पाली भाषा में लिखे गए। प्राकृत की बात करेंगे तो याद रखें महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं और इनके उपदेशों का संकलन भी प्राकृत भाषा में ही किया गया है, ठीक है। इसको याद रखेगा। प्राकृत को अर्धमागधी भी लोग बोलते हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। यापनीय ये किस संप्रदाय से संबंधित है, अनेकांतवाद, अणुव्रत का सिद्धांत और यापनी, ये तीनों कहां से जुड़े हुए हैं, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। यापनी संप्रदाय करा स्थूल भद्र के सिद्ध। सुनिए, दो व्यक्तियों का नाम आपके सामने आएगा। एक नाम आएगा स्थूल भद्र, ठीक है, क्या नाम आएगा, स्थूल भद्र, और एक व्यक्ति का नाम आएगा भद्रबाहु। क्या नाम है, भद्रबाहु। ये दो नाम आएंगे। चलो कहानी बता देता हूं दोस्तों। एक बार क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था तो लोग मठ में या विहार बनाकर रहते थे, ठीक है। जब अकाल पड़ा तो हुआ यार इस जगह को छोड़ के चले चले, नहीं तो क्या हो जाएगा, सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो याद रखिए, अब जो जैन होते थे वो दिगंबर होते थे। दिगंबर मतलब वो चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे कि दिशाएं ही हमारी वस्त्र है, इसलिए दिगंबर क्या होते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। वो कोई कपड़े धारण नहीं करते थे, वो दिशाओं को अपना वस्त्र समझते थे, इसलिए उनको दिगंबर कहा जाता था। लेकिन जब लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं हमें विहार छोड़कर बाहर जाना है, तो लोगों ने बाहर जाने के लिए एक परंपरा बनी कि बाहर जाना है तो ऐसे नग्न अवस्था में बाहर जाना सही नहीं है। क्योंकि जो सन्यासी होते थे वो एक अलग ही तरीके से रहते थे, एक अलग विहार बना के रहते थे, तो मानव जनजीवन से उनका दूर दूर का कोई नाता रिश्ता नहीं था। लेकिन यहां पर जब बाहर जाना हो गया तो स्थूल भद्र ने अपने अनुयायियों से कहा कि आप सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, श्वेत वस्त्र। तो याद रखेंगे, इनके जो अनुयायी थे उन्हें आगे चल के श्वेतांबर कहा गया। क्या कहा गया, श्वेतांबर, क्योंकि इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया। तो स जो वर्ड है उसे याद रखिए, स से श्वेत, और स यहां भी याद रखेगा, स से स्थूल भद्र, ठीक है। तो याद रखिए, स्थूल भद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण किया, जबकि भद्रबाहु के अनुयायियों ने क्या किया, इन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं किया, ठीक है। ये नग्न अवस्था में तब थे, इसलिए इनको दिगंबर कहा गया, ठीक है, दिगंबर। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यही पीछे दे रहा है। एक और याद रखें दोस्तों, स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए कितनी चीजें हो गई, जो टिपिकल है परीक्षा में वही टिपिकल है। और टिपिकल में क्या है, आपसे परीक्षा में पूछता है जहां आप गलती करते हो। पहले बता दे रहा हूं, आप 1000 बार पढ़ लेंगे तब भी ये चीज भूल जाएंगे, मत भूलिएगा। कॉपी उठाइए, नोट करिए। अनेकांतवाद का सिद्धांत, अणुव्रत का सिद्धांत, ठीक है, अणुव्रत का सिद्धांत, इसके अलावा स्यादवाद का सिद्धांत, ठीक है, स्यादवाद, ये सब आगे चल के मैं डिस्क्राइब करूंगा। इसके बाद यापनी संप्रदाय, ठीक है, यापनीय, ये संप्रदाय है। ये क्या है, ये संप्रदाय है, जबकि ये तीनों क्या हैं, ये सिद्धांत हैं। ये क्या है, सिद्धांत। तो ये दोस्तों आप याद रखेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज भी परीक्षा में जब आता है, हजारों लोग गलतियां करते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी तरह की गलती करो, इसलिए मैं यहां पे हाईलाइट करा दे रहा हूं। देखो परीक्षा में आएगा तो मेरा दोष मत देना, ठीक है, कि नितिन सर ने नहीं पढ़ाया था। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, इस सीरीज से एक क्वेश्चन जो बाहर चला जाए, अरे यार मेहनत करके बना रहा हूं तो बाहर कहां से जाएगा भाई, आप आओ और पढ़ते चलो खाली, ठीक है। आगे देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, पहला है सम्यक दर्शन, ठीक है। क्या है सम्यक दर्शन, पहले क्या हो, जैसे मान लीजिए आपको भगवान ने क्या कर दिया, दर्शन दे दिया, पहले ही दर्शन दे दिया बिना पूजा पाठ के, सम्यक दर्शन, ठीक है। दूसरा लिख रहा है सम्यक ज्ञान, तीसरा लिख रहा है सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र, ठीक है। मान लो भगवान ने, मान लो महावीर स्वामी जी ने आपको दर्शन दे दिया, मतलब आपको क्या हो गया, सम्यक ज्ञान, आपको क्या हो गया, ज्ञान की दर्शन मिल गया। पहले दर्शन मिला, फिर दूसरा क्या, सम्यक ज्ञान, आपको दर्शन मिलते तुरंत ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और तीसरे पे सम्यक आचरण, और तुरंत आपके चरित्र में, आचरण में क्या हो गया, बदलाव आ गया। जैसे आप भगवान को देखेंगे तुरंत धन्य हो जाएंगे, आपका दिनचर्या, रूटीन सब कुछ बदल जाएगा। तो याद रखेगा, दर्शन, ज्ञान और आचरण लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप एक तरीका बना के याद रखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। तरीका क्या है, मान लो महावीर स्वामी जी ने आपको दर्शन दे दिया, अगर
सच में भगवान दर्शन दे दे तो क्या होगा, अगर दर्शन दे दे तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, क्या सत्य हो ज्ञान हो जाएगा और लोगों के आचरण व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो याद रखेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, लोग यही भूल जाते हैं। ठीक है, आप याद रखेगा। करा जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है क्या? नहीं, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म ईश्वर को, जैन हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों में ही ईश्वर को नहीं माना जाता है। अनेकांतवाद सिद्धांत में इसी चीज को बताया गया है। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पर मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख 2 जगहों पर मिलता है। कौन कौन सा? एक जैन धर्म की किताब है, एक बौद्ध धर्म की किताब है। बौद्ध धर्म की किताब का नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय है। जैन धर्म की किताब का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, जैन धर्म की किताब का नाम क्या है? भगवती सूत्र। पीछे मत देखिए, ऐसा मत सोचिए सब दिमाग में लोडेड है भैया, हर सब्जेक्ट यही लोड है। मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, मैक्सिमम सब्जेक्ट में आपको जीएस में मैं ही कवर कराने वाला हूं। ठीक है, तो इत्मीनान से पढ़ते चलिए। लिख रहा है 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पर मिलता है? अगर जैन धर्म से संबंधित है तो भगवती सूत्र मिलता है, भगवती सूत्र राइट आंसर हो जाएगा। अगर बौद्ध धर्म से संबंधित है तो नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो। यहां पर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय, जहां पर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। कौन था? मगध था। तो इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है क्या? हाँ है। भगवान को नहीं मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। भगवान को नहीं मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। भगवान को नहीं मानते मतलब आत्मा मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते हैं। कि परमात्मा भी कोई होता उसको नहीं मानते, आत्मा मानते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। बराबर की गुफाओं का निर्माण किसके लिए किया गया था? दोस्तों, जिस तरह से आपने भीमबेटका की गुफाओं के बारे में पढ़ा कि मध्यकालीन कर रहा हूं, मध्य पाषाण काल के जो आदिवासी थे वो यहां पर रहा करते थे, ऐसा प्रमाण पता चलता है। उसके पहले के भी लोग। ठीक है, उसी तरह से बराबर की गुफाएं हैं बिहार के पास में, और ये आजीविकों को लिए इनका निर्माण किया गया था। आजीवक संप्रदाय किसने शुरू किया था? मक्खली गोसाल। मुंह से बोलिए, बोलेंगे तो तैयारी होगी। मक्खली गोसाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे क्या? हाँ करते थे। जब आत्मा मानते थे तो पुनर्जन्म भी मानते थे, लेकिन परमात्मा नहीं मानते थे। ऐसे करके बोलिए। ये आज भी लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है। लोग जैन धर्म पढ़े होते हैं लेकिन इतनी चीजें पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता। विश्वास नहीं तो किसी से जाके पूछो कि जैन धर्म के 3 दर्शन कौन कौन से, जो अभी आपने पढ़ा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगर कोई बच्चा बता देगा एक बार में तो मैं जान जाऊंगा। यानी गलतियां होती हैं, आप मत करना गलतियां, आपको बता दिया जा रहा है यहां पे। ठीक है, तो याद रखेगा, महावीर स्वामी पुनर्जन्म हो गया, कर्मवाद हो गया, आत्मा हो गया, सब मानते थे लेकिन परमात्मा नहीं मानते थे। करा पार्श्वनाथ द्वार। पार्श्वनाथ की चर्चा भी मैंने किया। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। नाग इनका क्या है? इनका जो है क्या बोलते हैं, सिंबल होता था सबका। तो याद रखेगा, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत कौन सा जोड़ा? उन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ब्रह्मचर्य के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिए 5वां व्रत, इसके पहले 4 ही था, बाद में 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। अच्छा, करा जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार थे वो कहां से आए? दोस्तों, दोनों ही लोग, अगर हम चाहे जैन धर्म की बात कर लें, चाहे गौतम बुद्ध की बात कर लें, यानी महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध, दोनों जने की बात कर लें, तो दोनों लोगों ने याद रखे सांख्य दर्शन के महान गुरुओं से दीक्षा लिया हुआ था। ठीक है, दोनों लोगों ने याद रखे। जिस तरह से गौतम बुद्ध के गुरु आलार कलाम का नाम सुना होगा, उन्होंने आरान कलाम से दीक्षा लिया, उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। तपस्या किए तब जाके ज्ञान प्राप्ति हुआ। दीक्षा ले चुके थे अलार कलाम से, वो सांख्य दर्शन के ही गुरु थे। ठीक है, इसलिए दोनों ही धर्म जो है वो सांख्य दर्शन से प्रभावित है। जैन धर्म, जैन ग्रंथ के कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, आपके जो दिगंबर थे, दिगंबर में सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं भद्रबाहु जी। ठीक है, भद्रबाहु जी की रचना का नाम क्या है? कल्प सूत्र। ठीक है, भद्रबाहु की रचना का नाम कल्प सूत्र है। लिखा 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी को निर्वाण प्राप्त हुआ 468 ईसा पूर्व में। जी हां दोस्तों, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु हुई है? वो गौतम बुद्ध जी की हुई है। तो इसको याद रखेगा। ठीक है, यहां पर याद रखे पावापुरी एक जगह का नाम है। ठीक है, राजगिरी के पास में, वहां पर इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। करा जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहां मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, वैसे जैन धर्म में जो है पूजा पाठ तो नहीं होता था इस तरह का, लेकिन एक जगह पर दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख है। आपने नाम सुना होगा हाथी गुम्फा का। ठीक है, तो वहां से इस तरह के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो याद रखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज, बौद्ध धर्म कम से कम कवर कर लो, थोड़ा सा और कवरिंग कराऊंगा, आपका समय भी हो चुका है। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसे ही वर्दी नहीं मिलेगी।
मिलेगी। वर्दी के लिए मेहनत करना पड़ेगा और ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। मैं जाने देने वाला नहीं हूं, जिसको जाना है वो जा सकता है क्लास से। भाई आपने पैसा दिया और पहले दिन आप क्या हो गए, फ्लैट हो गए, तो कैसे काम चलेगा यार, कैसे काम चलेगा। कंटिन्यू याद रखो, तो भागो मत, इतना शर्म नहीं आ रहा है, कितने लोग भागने को तैयार हो जा रहे हैं यार। भागो मत, एक जगह बैठो और आराम से स्टडी करो। बनना है ना, वर्दी चाहिए ना, तैयारी हो गई है ना, तो यार लगे रहो साथ में ना, क्यों घबरा रहे हो। चलो देखते रहो। चलो बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं, इत्मीनान से बात करते हैं। आप याद रखेगा, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेगा। जिनको तैयारी करनी है वो तैयारी करेंगे। अगर आप मेरी बात मानेंगे, आपको वर्दी लेने से कोई रोक नहीं सकता मेरे भाई। एक बार वीडियो देख लिया ना, एक बार और देखना, कंठस्थ हो जाएगा। अभी मत देखो, 2 4 10 दिन 20 दिन बाद एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो करा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे, आम बच्चे को भी पता है। करा बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? सिंपल सी चीजें पूछ रहा दोस्तों, तो उदयन का शासन था, राजा उदयन का नाम सुना होगा। ठीक है, उसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना भी कराया। ठीक है, तो याद रखें उसके शासनकाल में कहां आए थे? कौशाम्बी आए थे। लेकिन वो उदयन अलग था, ये उदयन अलग है। देख रहा था किसको किसको याद है, वो उदयन था, ये उदयन है। उदयन और उदयन में अंतर है। ये उदयन कहां का? ये कौशाम्बी का है। कौशाम्बी वो जगह जहां बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के धर्मस्थल मिलते हैं। कौशाम्बी पुराने समय में इलाहाबाद की राजधानी हुआ करती थी। वत्स की राजधानी कहां थी? कौशाम्बी थी। उसको याद रखिए, यमुना नदी के तट पर है। यहां से जो है सबसे पुरानी ईंटों के प्रमाण मिले, सब याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर उदयन है। कह रहा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था गौतम बुद्ध का। उनका 540 मिलता है, कई जगह पर 599 भी मिलता है, दोनों बता दिया। ठीक है, तो याद रखिए 563 में जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ है। अभी वो नेपाल के पास में पड़ता है। ठीक है, कह रहा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं? अरे वही आर्य सत्य पूछ रहा है जिसको जो है बताया किसने? गौतम बुद्ध जी ने। तो सबसे बड़ा आर्य सत्य है दुख। क्या है? दुख। दूसरा है दुख समुदाय। ठीक है, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपादन। ठीक है, ये चारों का नाम याद रखें। फिलहाल ये परीक्षा में आता नहीं, बट आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है, तो याद रखेगा शुद्धोधन। महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था? कंपेयर करके पढ़ो। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? ओहो, बहुत कमजोरी आ गई भैया। और मेहनत करो, और मेहनत करो, और मेहनत करो, कैसे काम चलेगा? नहीं चल पाएगा। जल्दी से याद करके बताओ, नहीं याद आएगा तो बताना, मैं बता रहा हूं, थोड़ा टाइम आपको भी दे दिया जा रहा है। तो यहां याद रखेगा, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके तो बचपन के नाम ही सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शाक्य जो है गढ़ के मुखिया थे। कर बौद्धों की रामायण, अच्छा बचपन में इनके माता जी की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। ठीक है, कह रहा कि बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध जो बुद्ध चरित्र है उसके रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र की रचना किया है अश्वघोष जी ने। ठीक है, ये कनिष्क यहाँ पे रहते थे, तो याद रखेगा बुद्ध चरित्र की रचना किया अश्वघोष जी ने। इनके बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? दोस्तों अशोक ने तो लुम्बिनी की यात्रा भी किया था, लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित कर दिया था। एक अभिलेख है रुम्मिनदेही अभिलेख। क्या नाम है? रुम्मिन। रुम्मिन से कैसे याद रखेंगे? देखिए रुम्मिन से आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई बच्चा रो रहा है, रुम्मिनदेही। ठीक है, तो रुम्मिनदेही अभिलेख, कोई बच्चा रो रहा है, यानी उनके जन्म स्थान से जुड़ा हुआ अभिलेख कौन सा है? रुम्मिनदेही अभिलेख, याद रखेगा। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ था और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। वहीं महावीर स्वामी जी की बात करें तो उनकी पुत्री का नाम था अड़ोज्या प्रियदर्शनी और उनके दामाद का नाम था जमाली। तो याद रखेगा, इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, और इनके पत्नी का नाम यशोधरा, याद रखेगा। ठीक है, करा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ? परीक्षा में पूछता किस शैली में हुआ है, तो 2 तरह की शैलियां उस समय चल रही थी। एक गांधार शैली चला करती थी, एक जो है मथुरा शैली का चला करती थी। एक गांधार शैली और दूसरा मथुरा शैली चला करती थी। ठीक है, तो ज्यादातर मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? सर्वाधिक, याद रखिए गांधार शैली। परीक्षा में आएगा, दोनों तीनों शैलियों का नाम देगा, ज्यादा लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप याद रखेगा बुद्ध की मूर्तियों का
निर्माण। और पता है सबसे पहले मूर्ति किसका बनाया गया? पहले भगवान की मूर्तियां नहीं बनती थी, भगवान की मूर्तियां तो गुप्त काल से बननी शुरू हुई हैं। सबसे पहले मूर्ति के रूप में जो पूजा किया गया है वो महात्मा बुद्ध जी का किया गया है। मूर्ति बनाकर पूजा किसका किया गया? महात्मा बुद्ध जी का। तो गांधार शैली में सबसे पहले मूर्तियां बनाई गई। कह रहे मूर्ति बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी, प्रथम इसमें और ज्यादातर इसमें गांधार में सबसे ज्यादा सर्वाधिक, ठीक है, याद रखेगा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया और बौद्ध धर्म में इसको महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दिया जाता है। महाविनिष्क्रमण यानी जब महात्मा बुद्ध ने घर का त्याग कर दिया और सन्यासियों का जीवन जीने लगे। आलार कलाम से मिले, फिर चले गए, ज्ञान प्राप्ति किए, लौट के आ रहे थे सारनाथ जो बनारस में, वहां पर एक जगह ऋषिपत्तनम, वहीं पर 5 लोगों को दीक्षा दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है, ठीक है। भारत में मूर्ति पूजा का नींव बौद्ध धर्म ने रखा और सबसे पहले मूर्ति के रूप में महात्मा बुद्ध जी का ही पूजन किया गया है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के दौरान 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे, कहीं बोधि वृक्ष दिया है, कहीं पीपल वृक्ष दिया, आप याद रखें बोधि वृक्ष, ठीक है। तो बोधि वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद वो बुद्ध कहलाए, इसीलिए इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बौद्धों के लिए एक प्रमुख ज्ञान का केंद्र था, उस विश्वविद्यालय का निर्माण बहुत बाद में किया गया। गुप्त काल में जाकर के, दोस्तों आपने नाम सुना होगा, गुप्त काल में गुप्त काल के जो शासक थे, ठीक है, उन्होंने जो है इसका निर्माण कराया है। वैसे गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे, उन्होंने संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद तमाम लोग आए, लेकिन इसको आप याद रखेगा, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। कह रहा ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम क्या पड़ा? बुद्ध पड़ा। और जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान मिल गया तो याद रखे कहा जाता है कैवल की प्राप्ति हो गई। उनको जिन कहा गया था, इनको बुद्ध कहा गया, ठीक है, याद रखें। जहां पर ज्ञान प्राप्ति हो उस स्थान को बोध गया कहा गया। बोध गया आपके बिहार में है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति सबसे पहले कहां दिया गया? तो वैशाली एक जगह है, वहां पर सबसे पहले प्रवेश की अनुमति दिया गया था, ठीक है। और याद रखें इसमें भी उनकी जो मौसी थी उनको सबसे पहले ज्ञान दिया गया था, वो भी याद रखेगा। कई बार परीक्षा में पूछता है कि महात्मा बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिया है? सबसे ज्यादा उपदेश, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, सर्वाधिक उपदेश, ठीक है। तो याद रखेगा सर्वाधिक उपदेश बुद्ध जी ने कहां पर दिया है? तो याद रखिए श्रावस्ती में दिया है। कहां पर? श्रावस्ती में दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। और ज्यादातर उपदेश किस भाषा में दिया गया है? तो बताया उस समय पाली चल रहा था, तो पाली में दिया गया। महावीर स्वामी जी वाले में प्राकृत था, तो वहां प्राकृत हो जाएगा उत्तर, ठीक है। करा विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप जो बनाया गया वो कहां पर? वो राजगृह में बनाया गया। राजगृह पड़ता है कहां पर? बिहार में पड़ता है, सप्तपर्णी गुफा में। यहीं पर जब जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध जी की 483 ईसा पूर्व में, वहीं पर पहली बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था राजगीर में। राजगीर भी कहा जाता है, राजगृह भी कहा जाता है, दोनों सही है, ठीक है। करा बुद्ध जी की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पर हुआ था, ठीक है। इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। उपदेश को आगे देखिए। करा बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? बताइए, दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो दोनों परमात्मा को नहीं मानते हैं, आत्मा को दोनों मानते हैं, ठीक है। करा तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा? तृष्णा यानी जो आपकी इच्छा है, जो लालसा है, जिस दिन आपकी इच्छा लालसा सब समाप्त हो जाए उसी दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। लालसा इच्छा, लेकिन आपको लालसा रखनी है, इच्छा भी रखनी है, वर्दी लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बुद्ध की तरह सन्यासी बन जाइए, सन्यासी बन सकते हैं, लेकिन क्या करना है? हमें देश की सेवा करना है। अभी हमारी जरूरत है यार हमारे देश को। अगर हर व्यक्ति ऐसे सोचने लगे तो फिर क्या बात हो जाएगा। करा गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? दोस्तों गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां थी वो उसको जो है एक देवता के रूप में कब पूजा जाने लगा? राजा कनिष्क था, ठीक है। कनिष्क के समय में दोस्तों याद रखेगा चौथी संगीत समिति हुई है, चौथी बौद्ध संगीत समिति। ये कुंडल वन जो जगह है कश्मीर के पास में, ठीक है, कुंडल वन, वहां पर हुई है चौथी बौद्ध संगीत समिति, ठीक है। याद रखेगा कनिष्क के शासन काल में इनको देवता के रूप में पूजा गया, ठीक है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी? 15 वर्ष से आसान क्वेश्चन है, उसके बारे में भी आपको बताया जाए, पता चलना चाहिए ना यार बौद्ध धर्म के बारे में।
रहा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ये किस काल में बनाई गई, तो खड़ी प्रतिमा सब कुषाण वंश की बात है। ये जो कनिष्क की बात किया हूं ना, जिसके समय में चौथी बौद्ध संगीत समिति कुंडल वन में हुई थी कश्मीर के पास में, याद रखेगा। यहां पर जो है सबसे पहली प्रतिमा उसी के काल में बनाई गई थी। कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश का एक राजा था विम कटफिसेस, जिसने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए। क्या नाम था? विम कटफिसेस। कई सारे नाम सुना होगा, विम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, कनिष्क, ये सब सुना होगा तो इसको याद रखेगा। ये हिंद यमन शासक थे, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया, किस रूप में, तो याद रखेगा ग्रीक रोमन शैली में, ठीक है। क्योंकि गांधार शैली कहां पड़ती है? गांधार वाले बेल्ट में। गांधार अब जो पड़ता है वो पाकिस्तान में है। गांधार के पास में ही एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां पर चाणक्य जैसे महान व्यक्ति रहा करते थे। नालंदा वगैरह तो बहुत बाद में बना, तो गुप्तकालीन राजाओं के द्वारा बनाए गए। चौथी बौद्ध संगीत समिति जब हुआ कश्मीर में कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में, उसी समय ये जो बौद्ध धर्म था ये दो भागों में बट गया। कौन कौन सा? याद रखिए, हीनयान, महायान, दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान भागों में। लिख रहा है प्रत्यय समुत्पाद, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो याद रखिए, संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, वे इस प्रकार इस पर क्या है? निर्भर है, यानी हर चीज एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। एकदम सही है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय समुत्पाद कहा जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत जो किस प्रकार के हैं, तो वही कह रहा है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है ना, बस वही वाला काम है यहां पर, तो याद रखिएगा प्रत्यय समुत्पाद, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में अरे बताया तो कि कनिष्क के शासन काल में चौथी संगीत समिति जब हो रही थी, उस समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, किसमें? हीनयान और महायान में, ठीक है। करा बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। वो 10 सील कौन कौन से बताएं? देखिए, 10 उन्होंने रूप दिया है कि अगर 10 चीज का आप पालन कर लीजिए तो आपसे बेहतरीन व्यक्ति इस पूरी धरती पर कोई नहीं हो सकता। आपको निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। पहला है अहिंसा, जिसकी चर्चा महात्मा गांधी जी करते करते क्या हो गए? चल बसे। कैसे? शुरुआत में तो महात्मा गांधी जी ने खूब अहिंसा का पालन किया, लेकिन 1942 आते आते उन्हें पता चल गया कि भारत में अहिंसा से काम चलने वाला नहीं है। फिर उन्होंने कहा डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। तो याद रखेगा, वो अहिंसा अब कर सकते हैं, अहिंसा कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है सत्य, हमेशा जीवन में सत्य बोलो। अहिंसा का मतलब होता है किसी पर हिंसा मत करो, ठीक है, सभी के साथ समान व्यवहार करो, सत्य। तीसरा है अस्ते, अस्ते माने होता है चोरी न करना, अस्ते माने चोरी न करना, किसी के सामान को चुराओ मत, लालसा मत करो, ठीक है। अपरिग्रह, अपरिग्रह माने होता है दोस्तों किसी भी प्रकार के धन का संग्रह न करना, संग्रह मत करना। यानी जितना आपको, देखिए एक होता है मन में ना, जैसे मेरी इच्छा करता, मेरी जो इच्छा है मैं कभी धन का संग्रह नहीं करता हूं। मैंने कई बार आपसे पढ़ाने के दौरान कहा है, मुझे एकदम लालसा नहीं कि मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाए। यार करेगा क्या आदमी? आप बता दो, क्या करोड़ों रुपए आ जाएंगे तो यहां से चला जाऊंगा? मुझे खुशी किस चीज में मिलती? मुझे खुशी पैसे में नहीं मिलती, मुझे खुशी पढ़ाने में मिलती है। मेरा पैशन है पढ़ाना, मेरा शौक है पढ़ाना, मेरा पैशन है मैं नए नए विषयों को शुरुआत करूं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट हूं, मेरा मन ही इसी चीज में लगता है। तो मैं पैसे लेके क्या करूंगा? खर्चा करने का समय नहीं मिलेगा। और वैसे भी ज्यादा पैसे मतलब आदमी का क्या हो गया? पतन शुरू हो गया। क्योंकि आप नहीं पतन होगा तो आपके नीचे वाली जो जनरेशन है वो क्या करेगी? पैसे उड़ाएगी, वो पैसे को महत्व तो देगी नहीं। तो जब होना पतन ही है तो ऐसा काम ही क्यों करना? इससे अच्छा है कि देश के लिए कुछ अच्छा कार्य कर लिया जाए। तो याद रखिएगा, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह करो। ऐसा नहीं कि अब महात्मा बुद्ध जी ने कहा तो एक भी रुपया घर में नहीं रखेंगे, पता चला माता जी की तबीयत खराब हो गई, माता जी चल बसी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जरूरत का धन संग्रह करो, जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह मत करो। इतना मत जुटा लो कि ब्लैक में जो है पैसे को आपको खपाना पड़े, नहीं कर। मद्य सेवन न करना, ठीक है। तो कई लोगों का मन तो नहीं मानता होगा, पार्टी वार्टी करते होंगे, बट नहीं करना चाहिए, ठीक है। असमय भोजन न करना, यह भी है, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जरूरी है। असमय भोजन न करना, ये हमारे साथ बहुत होता है, ठीक है। समय अब पढ़ाने में के चक्कर में हर चीज कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सुखपद बिस्तर पर न सोना। आहा, इतना मतलब सुखी वाला जीवन आपको बिताना ही नहीं है। जमीन, मैं तो अभी भी जो है जमीन पे ही बिस्तर लगा लेता हूं, है बेड वगैरह है, बट मन नहीं करता। मतलब जान लो कि हफ्ते में 3-4 दिन ऐसे ही जहां पढ़ाता हूं ये बिछा के सो जाता हूं। यार क्या करना है, सब सही है, ठीक है, मजा आता है इसी में। तो याद रखें, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना। पॉसिबल है?
सही में बताओ, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, ठीक है, नाचना गाना मूवी भी सभी सबसे दूर रहो, तब जाके निर्वाण की प्राप्ति होगी। आप कहोगे सर नहीं चाहिए निर्वाण, बिना निर्वाण के ही जीवन काट लेंगे। गृहस्थ के लिए केवल प्रथम 5 सील बताया गया और बाकी के जो 10 सील बताए गए 5 वो भिक्षुओं के लिए बताया गया, कि जो भिक्षु बनना चाहता है, भिक्षु मतलब भिखारी नहीं, भिक्षु का तात्पर्य भिखारी से नहीं है, भिक्षु मतलब ऐसे व्यक्ति जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, फॉलोअर थे, उनके लिए 10 सील मानना जरूरी था, व्यक्तियों के लिए 5 सील मानना जरूरी था। आपके लिए बस खाली वही था, अहिंसा का पालन करो, सत्य बोलो, ठीक है, उसके बाद जो है आस्ते अपरिग्रह, ये सब था आपके लिए, बाद वाली चीजें नहीं है, ठीक है। आगे देखते बढ़ते हैं दोस्तों, और शैव और भागवत धर्म के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर ओवर होगा तो आप परेशान हो जाओगे, ओवर नहीं करना है, ठीक है। नैनार कौन थे दोस्तों? देखिए 2 लोगों का नाम सुनेंगे आप लोग, एक नैनार का नाम सुनेंगे और एक और नाम है विष्णु भगवान के उपासक को क्या बोलते थे? वैष्णव, ठीक है। तो याद रखेगा, जो नैनार होते थे शैव उपासक होते थे, शिव की उपासना करते थे। मत्त मयूर से क्या तात्पर्य दोस्तों? तो लिख रहा है प्राचीन भारत में जो शैव संप्रदाय था उसको, उससे इसका संबंध है मत्त मयूर, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में हुई थी? दोस्तों भगवान से संबंधित जितनी मूर्तियां बनाई गई, ठीक है, जो कुछ कहानियां बनाई गई, वो सभी कब उसका निर्माण हुआ है? तो गुप्त काल में निर्माण हुआ। भगवान की अगर बात करेगा तो, बुद्ध की बात करेगा तो कुषाण वंश, और भगवान की बात करेगा तो गुप्त काल में, ठीक है। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता था, वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो अरिष्ट नेमि से इनका संबंध बताया गया है, ठीक है। अरिष्ट नेमि, वासुदेव का संबंध किससे बताया गया है? अरिष्ट नेम से बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों एक और चर्चा मिलता है कि इनके गुरु का नाम क्या था। वैसे इनके 2 गुरु मिलते हैं, ठीक है। एक गुरु का नाम संदीपनी है, ठीक है, और भगवान वासुदेव के दूसरे गुरु का नाम, लोग मैं फिर भूल गया, अक्सर करके पॉइंट में भूल जाता हूं, सही में मैं कई बार याद किया, लेकिन अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। वासुदेव के गुरु का नाम क्या था? एक तो संदीपनी जी थे, एक और इनके गुरु हैं, जरा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख कहां मिलता है? वैसे लिंग पूजा, शिवलिंग पूजा के बारे में मैंने कालीबंगा भी बताया, जो राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर था, वो हड़प्पा कालीन स्थल है। ये दूसरा पूछ रहा है, ये कह रहा है कि इसका प्रमाण, लिखित प्रमाण कहां मिला है? मत्स्य पुराण का नाम सुना होगा, सबसे पुराना पुराण, 18 पुराणों में सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण को सबसे पुराना माना जाता है। अथर्ववेद और श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक महादेव रूप मिलता है, और शिव की प्राचीनतम मूर्ति जो बनाई गई थी वो लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में मिलती है। रेनीगुंटा में एक प्रसिद्ध स्थान है गुंडी मल्लन, ठीक है, वहां से लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो जगह का नाम भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो नैनार में सबसे ज्यादा लोग थे, 63 लोग थे, ठीक है। नैनार संतों की संख्या 63 थी। 36 का आंकड़ा याद रखेगा, 36 का आप आगे पीछे कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा 63, ठीक है, 36। आगे देखिए, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो दोस्तों शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो सातवाहनों के काल में हुआ है। सातवाहन जो राजा थे, मैं उनके बारे में बता दूं दोस्तों, आपने अभी आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य के पहले दोस्तों नंद वंश चला करता था, जिसमें घनानंद था, जिसने बेइज्जती किया था चाणक्य की। उसके बाद नंद वंश समाप्त हो गया, मौर्य वंश की शुरुआत हुई। मौर्य वंश जब समाप्त हुआ दोस्तों, तो उसके बाद शुंग आया, ठीक है, क्या आया? शुंग वंश आया, शुंग वंश। शुंग के बाद कौन सा वंश आया? कण्व वंश आया। कण्व के बाद कौन सा वंश आया? सातवाहन वंश आया। कौन सा आया? सातवाहन। सातवाहन के बाद कौन सा वंश आया? ये आ गया कुषाण वंश। कौन सा आ गया? कुषाण वंश, जिसे हिंद यमन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनका एक सीरियल क्रम रहा है। इसके बाद कौन आएंगे दोस्तों? तो याद रखेगा, फिर गुप्त काल आया है। क्या आया है? गुप्त। गुप्त के बाद गुप्तोत्तर पढ़ते हैं, उसके बाद हर्षवर्धन काल है। इस तरह से आप चीजों को ध्यान दीजिए। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर देखिए शुंग, कण और सातवाहन। तो ये सातवाहन बता रहा है, कह रहा है शुंग से लेकर सातवाहनों के काल में, ठीक है, भगवान शिव की जो है एक अलग संप्रदाय के रूप में ये देखने को मिलता है। इसका प्रचार प्रसार खूब हुआ यहां से लेकर के यहां तक में, ठीक है। तो याद रखेगा, इसके भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो था दोस्तों, इसी ने सबसे पहले मौर्य वंश को समाप्त करके गद्दी संभाली और शुंग वंश की स्थापना किया, ठीक है। और बात करें सातवाहनों की, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम सुना होगा। सातवाहन शासक थे, 106 राजा हुए में उसमें, ठीक है। तो उसको याद रखेगा, उस समय तक मिलता है। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भागवत संप्रदाय से संबंधित गुप्त शासक हैं, क्योंकि इन्हीं के समय में भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की चर्चा होती है, ठीक है। इसको याद रखेगा। करा है हेलियोडेटस
हेलियोडेटस, ठीक है, और तक्षशिला का निवासी। हेलियोडेटस कहां का निवासी था? हेलियोडेटस, ठीक है, यह तक्षशिला का था। उसके बाद बेसनगर अभिलेख से वासुदेव का संबंध मिलता है, ठीक है। बेसनगर अभिलेख का नाम सुना होगा, यहां से भगवान श्री कृष्ण के लिए एक स्तंभ का निर्माण इसने कराया था, तो उसको भी याद रखेगा। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो ये संबंधित है मीमांसा दर्शन से। मीमांसा दर्शन से जैमिनी का नाम सुना होगा, वो भी याद रखेगा, ठीक है, आचार्य जैमिनी का। मेगस्थनीज ने, मेगस्थनीज कौन था दोस्तों? मेगस्थनीज बताइए। मेगस्थनीज दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है। एक लड़ाई हुई थी 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, 305 ईसा पूर्व में एक लड़ाई हुई थी जिसमें सेल्यूकस ने भारत पर हमला किया था। किसने? सेल्यूकस ने। और हार जाने के बाद सेल्यूकस का जो राजदूत था, जिसका ना राजदूत नहीं मतलब उसके साथ आया था पूरी कहानी लिखने के लिए, मेगस्थनीज, ये सब इतिहासकार थे, ठीक है। मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी किससे करा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया। और इसी मेगस्थनीज ने आगे चल के इंडिका की रचना किया है, गाड़ी नहीं, इंडिका किताब की रचना किया है, ठीक है, जिसमें मौर्य वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो याद रखे कारा, यही मेगस्थनीज जो है ये कृष्ण को किस नाम से उल्लेख किया हुआ है? तो कृष्ण को हेराक्लीज लिखता है। क्या लिखता है? कृष्ण का नाम। अब एकदम एकदम स्टाइलिश नाम हो गया, भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान हेराक्लीज, भगवान श्री कृष्ण भी खुश हो जाएंगे, वाह भाई वाह, कोई भक्त तो है एकदम नए टाइप से बुला रहा है, ठीक है। तो हेराक्लीज याद रखेगा, ठीक है। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो अलावार संतों ने किया था। नैनार ये कौन थे? ये भगवान शिव के उपासक थे। और अलावार जो संत थे ये वैष्णव धर्म, वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ठीक है। अलावार संतों की संख्या कितनी है? 12, 1 दर्जन मानी जाती है, उनकी संख्या 63 मानी जाती है। इसमें एक महिला संत का भी नाम मिलता है, ठीक है, वो उनको जो है अंडाल, महिला संत का नाम क्या है? अंडाल, ठीक है, याद रखेगा। और इनका जो है दक्षिण भारत के मीरा भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि की उपाधियां धारण किया था, ठीक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम सुना होगा, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहे हैं, गुप्त वंश में आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके यहाँ कालिदासोस रहते थे, नवरत्न रहते थे उनके यहाँ, ठीक है। अरे विक्रम बेताल की कहानी सुना है ना, मैं उन्हीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा उन्होंने कई सारी उपाधियां धारण किया था, जैसे विक्रमादित्य का, जैसे विक्रमांक का, जैसे परम भागवत का, ये सब उपाधियां उनके द्वारा धारण किया गया था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक दशा थी, मुझे लगता है कितना है दोस्तों, 1-2 पेज और है, ये 24 पेज है, इसके बाद एक पेज और है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। वो भी आखिरी पेज में दोस्तों, एडवर्टीजमेंट वहां ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आगे देखो, करा गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? गोदावरी। गोदावरी नदी को दोस्तों बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, गंगा बड़ी गोदावरी, गंगा से बड़ी नदी का संज्ञा दिया गया है। गोदावरी नदी निकलती है त्रैंबक जो पहाड़ी है वहां से, नासिक के पास में, यहीं पर त्रैंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नासिक में क्या लगता है? कुंभ का मेला भी लगता है, याद रखेगा, ठीक है। उसी गोदावरी, उस गोदावरी नदी के तट पर जो 16 महाजनपदों में से एक था, उसका नाम था अश्मक, कभी कभी उसे अस्सक भी कहा जाता था। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, नहीं तो 16 के 16 महाजनपद में से ज्यादातर उत्तर भारत की तरफ है, दक्षिण भारत की तरफ कोई नामो निशान महाजनपदों में ज्यादा नहीं मिलता है। तो गोदावरी नदी के पास में अश्मक है, ठीक है। उदयन वासदत्ता की कहानी किस स्थान की विशेष संबंधित है? उदयन वासदत्ता दोस्तों एक प्रेम कथा है, क्या है? राजा उदयन और वासदत्ता की क्या है? एक प्रेम कथा है, तो इसको भी याद रखेगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंदवंशी शासक कौन था? घनानंद था। भाई अगर मैं सिकंदर की बात करूं, सिकंदर जो विश्व विजेता होने की चाहत रखता था, वो भारत की तरफ आ रहा था। भारत में इसकी लड़ाई राजा पोरस के साथ हुआ था, ठीक है। किसके साथ? पोरस के साथ। पहले तो लड़ाई हुआ, पोरस हार भी गया, लेकिन उसके बाद भी सिकंदर ने उससे मित्रता कर लिया, ठीक है। उस समय भारत पे नंदवंश चल रहा था। नंदवंश का 9वां शासक कौन था? घनानंद था, ठीक है, घनानंद। लेकिन सिकंदर भारत में एंट्री नहीं किया, वो पहले ही लौट जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो चुका था और चोटें भी आई थी। प्लस उसके जो सैनिक थे वो अब घर लौटना चाह रहे थे, क्योंकि लगातार अभियान 2-3 साल से चल रहा था, कोई अपने घर नहीं गया था। इसलिए उसके सैनिक भी चाह रहे थे कि एक राउंड हम घर चले जाएं और जब दोबारा आएंगे तो फिर क्या करेंगे? विश्व विजेता बनेंगे। लेकिन वो दोबारा लौट के आ नहीं पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसके 2 सेनापति रहते हैं, एक जल सेनापति, एक थल सेनापति। जल सेनापति का नाम है निर्याकस, थल सेनापति का नाम है सेल्यूकस।
सेल्यूकस, ठीक है, ये दो लोग मिलकर के क्या करते हैं, इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। तभी इसकी मृत्यु के बाद, सिकंदर के मरने के बाद, उसका जो सेनापति है सेल्यूकस, वो 305 बीसी में भारत आया है और भारत पर हमला किया है। तब उस समय घनानंद मर चुका था, नंद वंश समाप्त हो चुका था, मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी थी और मौर्य वंश जो है सबसे बेहतरीन वंश था, तो सेल्यूकस को हराने में कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, तो याद रखेगा। आगे दे रहा गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, अच्छा उसका एक वैद्य था, उसका नाम था जीवक, ठीक है। कह रहा जीवक को किसने अपने दरबार में बुला रखा था, तो बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार, राजा बिंबिसार था। और देखिए अगर मैं आप दो नाम इस तरह से मिलते हैं, एक नाम है बिंबिसार, एक नाम है बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार की बात करेंगे दोस्तों, तो बिंदुसार जो था ये अशोक के पिता का नाम था, ठीक है, अशोक के पिता का नाम था। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पे मैं बिंबिसार की बात कर रहा हूं, ठीक है। बिंबिसार ये अलग ही राजा है, हर्यक वंश का राजा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदासक था। कौन था, नागदासक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश की खासियत थी कि जितने भी शासक हुए हैं सभी ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर जो है राज जमाया है, इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता मतलब पिताओं की हत्या करके राजगद्दी को हासिल करना, या हर्यक वंश, ठीक है। करा बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म में भगवती सूत्र में इसका वर्णन मिलता है, 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आगे देखते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। करा मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, तो मगध पर याद रखेंगे बृहद्रथ जो राजा था उसका जो समय चलता था, उसका संस्थापक था। इसकी राजधानी राजगिरी हुआ करती थी या गिरिब्रज हुआ करता था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था, ठीक है, याद रखेगा। सिकंदर के बारे में बात करें तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था जो कि एक राजा था और सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, ठीक है। और सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर की लड़ाई किसके साथ हुई, राजा पोरस के साथ हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि अगर इस तरीके से हम लोग 90 डेज जुड़े रहें, क्या एग्जाम नहीं निकलेगा? आप कमेंट करके बताओ, क्या एग्जाम नहीं निकलेगा? देखिए हमें मेहनत करना है। मैंने आपसे कहा ना, चैन छोड़ दीजिए, नींद छोड़ दीजिए। दोस्तों कैसा लगा ये सेशन आपको पढ़ करके? वाकई बहुत ही मजा आ गया होगा, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, ठीक है। लगातार इस सेशन से जुड़े रहने के लिए सुबह 10 बजे एक्टिव रहिए हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर। देखिए ये सभी जो क्लासेज आपको दी जा रही है पहले से रिकॉर्डेड क्लासेज है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के बीच में डाल करके आपका थोड़ा और फायदा करा दिया जाए। तो वाकई आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि हाँ सर आपने जो दिया बिल्कुल बेहतर कंटेंट था, और बहुत सारे लोग तो आए होंगे और आके चले भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास देखने की सामर्थ्य शायद उनके अंदर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप डटे रहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको डटे रहना होगा, मन से पढ़ाई करते चलिए। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, हर जगह इसको बढ़ाइए, चाहे आप स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम पर सेंड करिए, हर जगह इसको सेंड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी 91 से जुड़े और बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें। इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर 4000 से अधिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। वहां पे क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होते हैं, डेली आपकी 6 से 7 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े ताकि आपकी बेहतर स्टडी हो पाए, ठीक है। बाकी जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर है, टॉपिक करंट अफेयर है, ऑल टू ऑल सब कुछ हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट दोनों जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए। उनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो आइए आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। देखिए कुल मिला जुला करके सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाना है तो कहीं ना कहीं किसी एक का हाथ पकड़कर आपको चलना होगा। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 इसके लिए बेहतर है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।